मिदरार की तहरीक का एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट था कि मैं उलमा को जॉब्स दूंगा। आप क्या, एक आदमी 8 साल पढ़ के निकल के आता है, क्या इंसेंटिव्स आप उसे दे रहे हैं? बहुत से लोग जब इस टाइप पे आते हैं ना तो वो यहाँ तो बिल्कुल लेफ़्ट पे निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेशन ले आते मैं हैं नाम नहीं लूँगा, या बहुत लेकिन ज़्यादा राइट पे हाँ, निकल जो जाते हैं। जाएगा किसी ने उसने जिद्दत को इस तरह अपनाया कि वो रिवायत भूल गया। कुछ लोग रिवायत में इतने मुक़य्यद हुए कि जिद्दत के साथ इम्तिज़ाज नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी काम किए जाते हैं वो प्रिंसिपल और डिसिप्लिन, मतलब नज़्म, आपके उसूल के साथ आपका नज़्म व ज़ब्त कितना मजबूत है, ये उसके साथ किए जाते हैं। और इसका एक किरदार से ताल्लुक़ है कि आप कितने कमिटेड हैं अपनी सोच के साथ। तो ओवरऑल मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद ये होती है कि ये लाइफ का वो एक्सपेक्ट अपनी तकरीरों में दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं जो हाई एंड होता है कि जी ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा। बट लाइफ की रियलिटी बहुत ही दर्दनाक है, बहुत सख्त है, बहुत चैलेंजिंग है। आप बड़े एडवेंचर कर लिए 40 साल की ज़िंदगी के अंदर। इनफैक्ट ये फील्ड भी बड़ी एडवेंचरस रही है, अगरचे इसमें बड़े ऑब्स्टिकल्स थे और बड़ी दीन के रास्ते पर चलना खुद एक बड़ा एडवेंचरस, एक समथिंग न्यू। सोसाइटी का एक पूरा रुख कहीं और जा रहा है। एंड वैसे हम तो सुकून ढूंढने ही निकले थे, बट द थिंग इज़ कि यस, आई लव हैविंग एडवेंचर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही खुसूसी मेहमान उनको हमने दावत दी है और मैं आपको बताता चलूं कि ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि जो आज हमारे गेस्ट हैं वो फ़र्स्ट टाइम किसी पॉडकास्ट पे अपेयर हो रहे हैं और सबसे पहला मौका मुझे ही मिल रहा है कि मैं उनको अपने पॉडकास्ट शो के ऊपर दावत दे रहा हूँ और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके साथ हार्ट टू हार्ट डिस्कशन होगी। हमारे जो दिल की बातें हैं वो हम उनके साथ करेंगे और उनकी दिल की बातें हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तक पहुँचाएँगे। तो मैं बग़ैर किसी तमहीद के मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आज के जो हमारे गेस्ट हैं। बहुत ही ऑनरेबल, बहुत ही मेरे दिल के करीब और मैंने इनके बहुत सी वीडियोस को सुना भी और इनकी बहुत सी वीडियोस को मैंने उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन भी ली अपनी लाइफ के अंदर। मैंने उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी ली, बहुत ज़्यादा मुझे राह भी दिखाई उनकी वीडियोस ने। मेरी मुराद जनाब शेख आतिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व थैंक यू रहमतुल्लाह। वेरी मच। इट्स एन ऑनर सर फॉर यू गिविंग मी अ चांस। अल्हम्दुलिल्लाह। और सब ठीक है, सेहत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम। आप सुनाएं, कैसी तबीयत? हाउ वाज द डे? डे इज़ ओके माशाल्लाह से। लाहौर इज़ अ बिट बिजी, ट्रैफिक का थोड़ा मसला है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ओके। लाहौर इज़ फन एंड आई एम विद यू। हाँ माशा ऑल द वे कराची से हैं, तो कैसी रही जर्नी कराची से लाहौर की? ट्रैवलिंग मेरी क्योंकि एक रूटीन हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में लेक्चर्स के हवाले से, तो मैं काफ़ी इम्यून हो चुका हूँ। मेरे ख्याल से फॉर मी ट्रैवलिंग इज़ अ सोर्स ऑफ अनवाइंडिंग माई सेल्फ। मतलब मैं बहुत सा अपना जो मेंटल प्रेशर है वो सफ़र के अंदर ही मैनेज कर लेता हूँ चलाने से। उसमें काफ़ी पजल सॉल्विंग हो जाती है, बहुत सी पेचीदगियाँ हैं। सो ट्रैवलिंग इज़ फ़न फॉर मी, आई लव ट्रैवलिंग। और अब तो मोटरवे भी आ चुकी है, सक्खर टू मुल्तान, मुल्तान टू लाहौर। तो अब तो वो तकलीफ़ें नहीं हैं जो पहले किसी ज़माने में हुआ करती थी। सो इट वाज़ नॉट बैड, अल्हम्दुलिल्लाह। कि कोई भी इंसान ट्रैवलिंग को एज अ फ़न और एज अ इंस्पिरेशन कैसे बना सकता है? व्हाट डू यू थिंक? देखें, मेरे ख्याल से इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल है कि अगर आसमान पर सूरज ना होता ना तो लोग इससे बोर हो जाते हैं। और इकोनॉमिक्स का भी एक लॉ है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, के द मोर यू कंज्यूम द लेसर द यूटिलिटी गेट्स। आप जितना खाएंगे उतना उसका मज़ा जो है वो ख़त्म होता जाएगा। तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो तग़य्युर मकान के लिहाज से है ना, कि मतलब वो तब्दीली जब तक नहीं देखेगा बिल्कुल। तो वो जो है वो ख़राब हो जाएगा मामला उसका। उसकी नफ्सियात को चेंज चाहिए होता है और कुछ चीज़ें मुअय्यन चाहिए होती हैं, कुछ गैर मुअय्यन। तो मेरी नज़र में जब आप सफ़र में निकलते हैं तो सबसे ज़बरदस्त तज़किया नफ्स आपका सफ़र में ही होगा। अगरचे एक जहत से सफ़र को अज़ियत भी अज़ियत कहा भी गया है, है, अज़ाब भी कहा गया है। अज़ाब भी कहा गया है, बट उसका जो दूसरा पर्सपेक्टिव है कि क्योंकि आपकी रूटीन बदलती है, आप के नज़रियात बदलते हैं, आपके मुशाहिदे बदलते हैं और आप जितने ही मुख्तलिफ एक डाइवर्स टेरेन से गुज़रते हैं, तो मेरे ख़्याल से जो मुफ़क्किर होता है या जो अहले दानिश होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम
कि वो इसमें थोड़ा रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से किसी भी इंसान की जो प्योरेस्ट फॉर्म है ना, वो सफ़र के अंदर ही निकलती है, सामने आती है। अच्छा। पुराने बुजुर्ग क्या करते थे, अगर किसी इंसान को जानना चाहते हैं तो उसके साथ खाना खा के देख लें या सफ़र करके देख लें, आपको पता चल जाएगा इंसान कैसा सफ़र है। ब्रिंग्स द इनर यू आउट। सफ़र आपके अंदर की जो डीपर पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है ना, उसको इन्वोक करता है बाहर निकलने के लिए। तो बहुत से लोगों की जो नेगेटिविटी है वो भी निकल आती है, बहुत से लोगों की पॉजिटिविटी भी निकल आती है। लेकिन जो अकेले सफ़र करने का मज़ा है ना, और जो उसमें लर्निंग है, बहुत से लोग हैं वो ग्रुप्स के साथ करते हैं। आई लव हैंगिंग अराउंड विद फैमिलीज़ एंड विद माई फ्रेंड्स। लेकिन जो तन्हाई का सफ़र है ना, वो बहुत उसमें पर्सनली मेरे साथ जब खुद भी मैं देख रहा हूँ ना कि मैं चौक हो रहा हूँ, क्रिएटिविटी नहीं आ रही, यू नीड अ ब्रेक। तो मैं निकल जाता हूँ बाइक पर या कार पर और अकेले ज़रा थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ और सोचता हूँ। तो उस दौरान मैंने देखा है बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही यूनिक आइडियाज़ आते हैं जब इंसान तन्हाई में अपने आप से ही बातें कर रहा होता है और एक अपने सफ़र के ऊपर चल रहा होता है। डेफिनेटली। अच्छा, सफ़र और एडवेंचर को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्या सफ़र और एडवेंचर एक ही चीज़ है, एडवेंचर समथिंग एल्स और सफ़र कुछ अलग चीज़ है? देखें, एडवेंचर तो अपने काम के अंदर एक नई चीज़ की क्यूरियोसिटी के साथ और तजस्सुस के साथ एक्सप्लोरेशन और नए मुशाहदात को ढूंढने का नाम है। वो तो बड़े बड़े लोगों ने जेलों में भी एडवेंचर कर लिया, तो उसको आप किसी अना बुस्तानी फी सदरी। देखें, अब आपने खुद पढ़ दिया आगे से। तो पॉइंट ये है कि जब सीने के अंदर ही बाग हो ना, क्या बात है। तो वो कहीं पर भी अपने एडवेंचर ढूंढ लेता है। मगर जो अपने मन के अंदर ही मुक़य्यद रहे, उन्हें आप वादियों के अंदर भी छोड़ देंगे तो वो वहाँ पर भी वो काम नहीं कर सकते। सो एडवेंचर इज़ समथिंग टू डू विद योर पर्सनल सेल्फ। सफ़र एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कर सकता है नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी। बल्कि दुनिया की हर चीज़ ही आपको प्लेटफॉर्म बन के आ जाती है, डिपेंडिंग आप उससे क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एडवेंचर तो एक एक्सप्लोरेशन का नाम है, एक थ्रिल है और थोड़ा सा अननोन जोन में जाने का नाम है। इनफैक्ट एक दूसरी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करने का नाम कुछ लोगों के लिए एडवेंचर है। तो आई थिंक जब एक इंसान नई चीज़ की तलाश कर रहा होता है, जिद्दत की तलाश एक बड़ी एडवेंचर है, कंट्रोल जिद्दत की तलाश भी एक बड़ा एडवेंचर है। तो सफ़र जुज़ हो सकता है, एडवेंचर जो है वो एक कुल है। कुल है। हाँ, सफ़र उसका जुज़ हो सकता है, लेकिन सफ़र कुल्ली लिहाज से एडवेंचर नहीं हो सकता। एडवेंचर में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और इंसान की शख्सियत निखरती भी उस वक्त है जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा होता है। कंफर्ट जोन से निकलने, कुछ लोगों के लिए कंफर्ट जोन में रहना एडवेंचर है, कुछ लोगों के लिए कंफर्ट जोन से निकलना एडवेंचर है। सो इट्स सब्जेक्टिव। एडवेंचर का शौक है आपको? मैं बड़े एडवेंचर कर लिए 40 साल की ज़िंदगी के अंदर। इनफैक्ट ये फील्ड भी बड़ी एडवेंचरस रही है, अगरचे इसमें बड़े ऑब्स्टिकल्स थे और बड़ी दीन के रास्ते पर चलना खुद एक बड़ा एडवेंचरस, एक समथिंग न्यू, सोसाइटी का एक पूरा रुख कहीं और जा रहा है। एंड वैसे हम तो सुकून ढूंढने ही निकले थे, बट द थिंग इज़ कि यस, आई लव हैविंग एडवेंचर्स। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर हो जाते हैं तो आपकी एडवेंचर की डेफिनेशन ना, वो एक जवान के एडवेंचर से बहुत डिफरेंट हो जाती है। मतलब हमारे एडवेंचर्स भी हमारी तरह थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, उनका एक अलग लेवल होगा, लेकिन जवानों के एडवेंचर्स डिफरेंट हैं। तो या आई लाइक टू हैव फन, थोड़ा सिस्टम से हट के चिल आउट करना चाहिए इंसान। अभी रिसेंटली जैसे आप बता रहे थे कि आप माशाल्लाह 40s के हो गए, तो अभी तो आप पुख्ता उम्र में, अभी तो सही जवान हुए हैं आप। अभी तो जो अब नई ज़िंदगी की इब्तदा हुई और सफ़र की नए एडवेंचर्स की इब्तदा तो अब सामने आएगी। हाँ, कह सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल से चीज़ें वही होंगी, लेकिन उनको हैंडल करने का तरीक़ेकार जो है वो काफ़ी मैच्योर होकर होगा। ज़िंदगी में आपने कहा कि ज़िंदगी सेल्फ एक बहुत ज़्यादा एडवेंचर है। जब आप जवानी के इब्तदाई दिनों में होते हैं तो फ़िक्र वाज़े नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती इंसान को। बट माशाल्लाह जैसे आप पुख्ता एज में आ गए, जब आप पुख्ता एज में आते हैं, नबूवत भी अल्लाह ताला 40 साल के बाद अता करते हैं कि इंसान ज़रा पुख्तगी आ जाए, फ़िक्र सोच के अंदर ठहराव आ जाए, सब्र आ जाए, तहम्मुल आ जाए उसके अंदर। आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा पॉइंट था कि आपने देखा कि यार अब नाउ मुझे क्लैरिटी आ गई है लाइफ के मुतालिक, यहाँ पर अब लाइफ मुझे नहीं दौड़ा रही, मैं लाइफ की बागें जो है ना वो मेरे हाथ में आ गई हैं? एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, हम उसे वल्नरेबिलिटी कहते हैं, सादी ज़ुबान में मेच्योरिटी कहते हैं उसको, और अच्छा लफ्ज़ जो अंग्रेज़ी लुगत का इस्तेमाल होगा वो वल्नरेबिलिटी है। और हम उसको अगर फ़िकी शरी टर्म्स में भी बात करें तो एक तो वो बुलूगत है जो हम एज ऑफ प्यूबर्टी में कहते हैं, जब सही। हमारी शरीयत कहती है कि एक जान जब आकिल और बालिग हो जाए तो उसके ऊपर अल्लाह के अहकामात नाजिल हो जाते हैं, क्योंकि वो
जल्बुन नफ़ा दफ़ुज़ ज़रर, नफ़े नुकसान को समझ सकता है। एक होता है मतलब, लेकिन एक इंसान का नफ़े नुकसान को समझने की सलाहियत का पैदा होना या अहलियत अदा और अहलियत वजूब का कामिल होना एक और पर्सपेक्टिव और सब्जेक्ट है। उसने दुनिया के इतने ज़िंदगी के रंग देखना, ये एक अलहदा मसला है। तो क्लैरिटी कुछ लोगों को ज़रूरी नहीं है 40 में आए, कुछ लोग बहुत जल्दी उम्र में भी क्लियर हो जाते हैं। तो जिसका जितना एक्सपीरियंशियल नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा ना, उसमें वो क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए आप सड़कों पे जो लड़के और बच्चे जो शायद किसी तरीके से जो सड़कों की ज़िंदगी जीते हैं, या जो बहुत कम उम्र के अंदर कहीं पर मैकेनिक बन जाते हैं या किसी भी प्रोफेशन का पार्ट बनते हैं, उनका ज़िंदगी के बारे में तसव्वुर बहुत पुख्ता और बहुत क्लियर होता है बनिस्बत उन बच्चों के जो बड़े नाजुक मिजाज, बहुत पैम्पर्ड और बहुत कंफर्टेड और प्रोटेक्टेड होते हैं। जिनको बड़ों की सोबत मिल जाती है, जैसे आपकी अक्सर वीडियोस में कहते हैं कि बेटा बड़े लोगों के साथ बैठेगा तो बड़े आइडियाज़ के साथ हाँ, बैठेगा। तो बड़े लोगों की सोबत भी एक लिहाज से बहुत लोगों के लिए अनकंफर्टिंग है, क्योंकि वो आपको वो मजाक और मज़ा और वो शुगल नहीं दे सकता जो आपकी एज डिमांड कर रही होती है। तो मुझे वो क्लैरिटी मेरे ख्याल से तब आना शुरू हुई जब मेरा अगर इस पे वन लाइनर आप लेंगे तो जितना मैं अफसानों से हकीकत में आया हूँ ना, तो उसका एक नुकसान तो ये हो गया कि ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हकीकत पसंदी जो है ना, उसके अंदर अगर अफसाने की कमी हो जाए तो वो ड्राइव थोड़ी सी हर चीज़ कैलकुलेटिव हो जाती है। कैलकुलेटेड होना भी ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। देयर हैज़ टू बी सम कुछ चीज़ें जो अनसॉल्व्ड रहें तो अच्छा है। इसकी एक दलील मैं आपको नस पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप अपने मुर्दे जो दफनाते हैं, अगर हम आपको बता दें कि कब्र में क्या अल्लाह, होता है, तो आप मुर्दा दफनाना छोड़ दफनाना दें। बंद कर दें। और दूसरी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ तालमुन मा आलम लज़हिकतुम क़लीला वला बकीतुम कसीरा। इफ़ यू नो व्हाट आई नो, अगर आप इदराक कर लें जो मैं जानता हूँ तो आप हंस सकें कम और रोएंगे ज़्यादा। तो इसलिए ये अल्लाह का करम है कि बैलेंस ज़िंदगी का यही है कि बहुत कुछ पता होना चाहिए और काफ़ी कुछ नहीं पता होना चाहिए अपनी उम्र से पहले, क्योंकि वो हकीकत अगर उम्र से पहले आ जाए तो वो भी ज़िंदगी के लिए बड़ी मुल्हिक हो सकती है। तो मेरे ख्याल से मेरी जो मिड 30 से जो मेरा ये 6-7 साल का सफ़र है, इसमें काफ़ी जो कच्चापन था, काफ़ी जो अफसाना परस्ती थी, काफ़ी जो फैंटेसीज थी, वो काफ़ी हकीकत में बदली। मतलब आज हम किसी भी चीज़ को देख के ना झोल नहीं रखते कि होगा, मैं अभी भी धोखा खा सकता हूँ, मैं अभी भी गलती करता हूँ, लेकिन हमारे आगे लेकिन अब मुश्किल है, नहीं मुश्किल, धोखा देना मुश्किल है आपको। खुद को धोखा देना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत ज़बरदस्त। मतलब द प्रॉब्लम इज़ कि एक टाइम पर अगर मैं गलत काम कर भी रहा था तो मैं ख़ुद को कन्विंस कर लेता था। अब मैं कन्विंस नहीं कर पाता क्योंकि मेरा रियलिटी चेक इतना ज़्यादा जो मैंने, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ जितनी ज़्यादा जंगें होंगी उतना ज़्यादा वो हकीकत पसंद बन जाएगा। जितनी आइसोलेटेड लाइफ होगी, जितनी मुक़य्यद और मुअय्यन ज़िंदगी होगी, उतना ज़्यादा उसके अंदर, मगर इसका एक अच्छा पहलू ये होता है कि उसके पास एक होप होती है, एक अफसाना होता है। ये नहीं कि मैं मायूस हूँ, कहने का मतलब ये है जो मार्फत है ना, उसका एक पहलू है कि वो आदमी को वो कर, मतलब टू मच ऑफ अ क्लैरिटी ऑल्सो मेक्स यू अ कावर्ड। कुछ होना चाहिए तवक्कुल करने के लिए। मेरा अगला सवाल यही था कि हकीकत के इतने करीब होते जा रहे हैं, ज़िंदगी में कोई डर भी है? किसी चीज़ से डर लगता हो? क्या डर है? बहुत डर है मुझे ज़िंदगी के अंदर। कुछ तो कभी भी एक लीडर के लिए बयान करने के नहीं होते, वो उसके ज़ाती फियर्स होते हैं। हर इंसान के अपने डीमंस हैं, हर इंसान के अपने शयातीन हैं, उसके अपने अखवाफ हैं, और मेरे भी अच्छे खासे होंगे। लेकिन अगर ऑडियंस को कुछ देने के लिए हो कि भाई जो शेर की इतनी बातें करता है, जो पूरे मुल्क को जो है इतना ज़्यादा उठाता है कि ज़िंदगी जंगों का नाम है, ख़ुद को पहचानने का नाम है, रेवट से हट के चलने का नाम है, तो क्या इतनी बहादुरी के बात करने वाले को भी डर लगता है? हाँ, डेफिनेटली लगता है। मुझे अपने आप से डर लगता है, मेरे अपने अंदर जो जंग है मुझे उससे डर लगता है, और मैं किस तरफ ऊँट बिठाऊंगा मुझे इससे डर लगता है, क्योंकि मैंने एक
हद तक गैर मुअय्यन ज़िंदगी भी गुजारी। अनडिफाइंड रहने का एक मज़ा ये होता है कि आपका स्कोप ऑफ एरिया जो है ना काम करने का वो बढ़ जाता बढ़ है। जाता है डेफिनेटली। तो आपके बहुत से वतन छुट जाते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि मुझे अल्लाह की नाराज़गी का बड़ा डर रहता है। और एक तीसरा जो बड़ा मुझे डर रहा है कि अल्लाह की जो है ना जो तौफ़ीक है जिसके तहत हर इंसान कहीं पहुंचता है, कि कहीं वो मुझसे वो तौफ़ीक ना छिन जाए कभी। यू नो आई लव माई प्रोफेशन, आई लव माई वर्क। मैं बहुत पैशनेटली अपना काम किया है मैंने। मुझे कभी कभी ये पैशन लूज़ करने का बहुत डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं यू नो और नफ्स जो है वो तो, क्योंकि इन नफ्स हमारा तुम बिस्सू है, तो वो तो कभी भी आपके साथ डॉच कर सकता है। इसलिए आप सल्लम कहते थे फ़ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त आइन, मुझे पलक झपकने के बराबर भी अपने हवाले ना कर दी। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो डर है ना वो ये है कि मैं थक ना जाऊँ कहीं। ये डर है मुझे ये डर है कि मैं फ़ैसले कभी जो करने के हैं उनमें पीछे ना हट जाऊँ कभी, क्योंकि ये क्लैरिटी। डर भी है कि कोई फैसला गलत ना हो जाए। फ़ैसले गलत होते हैं तो वो तो रहमत होती है, क्योंकि उसमें आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। तो गलत फ़ैसलों का तो डर है ही है, लेकिन उससे लर्निंग इन्हांस हो जाएगी, मसला नहीं है। ये एक बड़ा डर है कि मैं जो हूँ डर से डर जाऊँ कभी। दैट्स अ बिगेस्ट फेयर के इतनी जो एक फेयरलेस लाइफ गुजारी है और इतने चैलेंजेस जो फेस किए लाइफ में और कभी ना नहीं की, और कहीं एक अपना जो एक एटीट्यूड रखा मैंने लाइफ में, तो एक दिन तो शेर बूढ़ा होगा ना कभी। सम डे आई एम गोना ग्रो ओल्ड। और जो वो हमेशा से एक मिजाज रहा है हमेशा ज़िंदगी में काम करने का कि मैं अपने टर्म्स पे अपनी सल्तनत बनाऊंगा, तो आई समटाइम्स आई एम स्केर्ड कि कहीं मुझे अपनी सच्चाई और अपनी हकानियत से हट के कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़ जाए। तो हमने तो जितने लोग भी तैयार किए तो वो बड़े माशाल्लाह से fearless लोग थे। पहले जो आपको चैलेंजेस रहे, आपने कहा कि आप फैंटेसी में रहे, और वो फैंटेसी बहुत मज़े की चीज़ होती है। वो आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है कि इंसान बड़े से बड़े चैलेंज को ना सीने से लगा लेता है कि कर जाऊंगा मैं। हाँ लेकिन अब जब फैंटेसी से बाहर और हकीकत ज़्यादा करीब होती जा रही है, हाँ। अब आप इस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए आपको, आपके नज़दीक या आपके लिए मोटिवेशन का बूस्टर क्या है? देखिए, मैंने हमेशा लोगों को समझाया है कि जज्बात और इमोशनल कोशेंट से अगर आप गेम उठाएंगे ना, तो जज्बात तो साइंटिफिकली 7 8 10 मिनट की गेम होते हैं। इमोशनल ड्राइव्स के साथ जंगें नहीं जीती जाती। आप सल्लम ने हर वक्त ये जंगे बदर वाले जुमले नहीं बोले कि कौन चाहेगा मेरे हाथ कान आँख अल्लाह की राम। ये तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन थी, फ़ियतन कलीला के सामने फ़ियतन कसीरा खड़ा हुआ था। तो ऐसे में तो आपने इमोशनल ही करना है अगलों को। तो बड़े विज़न, बड़े मकासद और बड़े गोल्स जो होते हैं वो जज्बात के साथ नहीं आप मोटिवेट कर सकते। ठीक है, समटाइम्स यू रिक्वायर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, आपको कभी कभी कलाम चाहिए होता है अपना इमोशनल कोशेंट बूस्ट करने के लिए, आपको अपने जज्बात को बूस्ट देना होता है। लेकिन दुनिया में जितने भी काम किए जाते हैं वो प्रिंसिपल और डिसिप्लिन, मतलब नज़्म, आपके उसूल के साथ आपका नज़्म व ज़ब्त कितना मजबूत है, ये उसके साथ किए जाते हैं। और इसका एक किरदार से ताल्लुक़ है कि आप कितने कमिटेड हैं अपनी सोच के साथ। तो मैं तो यहाँ काफ़ी बातें कर सकता हूँ इस पर। पहली बात ये है कि मेरे पास बहुत ऑप्शन थे। आज से 14 साल पहले भी मेरी बिज़नेस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे पास कारोबारी ड्राइव हमेशा से थी। मेरे पास और भी बहुत सी ड्राइव्स थी जिसके साथ मैं चल सकता था। तो सबसे बड़ा जो था कि ये मुश्किल काम है। मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि चैलेंजिंग काम ने मुझे हमेशा फील्ड में सबसे मुश्किल शिप पे कैप्टनसी करने का मौका दिया। इसकी एक मिसाल मैं ये भी देता हूँ कि जैसे कि अगर मैं रिवायती मदरसा चलाना चाहता, और आप भी मेरे ही मदरसे से मादर इल्मी से पढ़े हुए हैं, तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो सकता था। क्योंकि एक तो मेरी फ़ैमिली भी आप जानते ही होंगे, एक बहुत रिलीजियस फैमिली है। मैं एक बड़े सगीर के बड़े इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखा है मैंने, अल्लाह ने मुझे दिया।
मेरे लिए बहुत आसान था, मैं मदरसे के अंदर काम कर सकता था और आज भी मेरे लिए बहुत ऑप्शंस हैं। और उसमें एक रिवायती अंदाज में अगर तदरीस करनी होती तो मुझे कोई चैलेंज नहीं था। तब मैं अपने कल्चर के लिहाज से, अपनी सकाफ़त के लिहाज से, तहज़ीबन मैं मदरसे में बहुत पहले, हाँ वो जो मैंने पहले काट ली थी तो मैं जेल इन हो गया था। जब मेरा अमेरिका से आने के बाद जब मैं इस सिस्टम में आया तो मुझे शुरू में जब जब इमाम जुरजानी मुझे पढ़ाया जा रहा था तो दैट वाज हार्ड फॉर मी, शरह में आमिल वगैरह वो रट्टे मुश्किल थे, वो तहज़ीब अपना जब मैंने उसे हलक से उतार लिया था तो मेरे लिए ये बहुत कन्वीनियंट था कि मैं इसको पढ़ के दरसी किताबों के साथ भी ताल्लुक़ रखता और मैं एक रिवायती उसके साथ, और आज भी मैं हूँ उसका पार्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं, और ये ज़्यादा बड़ा वो मेरे ऊपर रहा है कि मैंने उसको कभी तर्क नहीं किया। दूसरा, अगर मैं दूसरे हलके में जाके काम करता जहाँ नुसूस की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, जहाँ नुसूस की इतनी वैल्यू भी नहीं दी जाती, और जहाँ पर आपको जो है इस्तदलाल जो है शरीयत के साथ उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पेश कर दें, मफ़हूम काफ़िया इबारत जो भी हो, तो वो तो बहुत ही आसान था। उसमें तो आपने बस, मतलब हम तो रहे ही 25 से 23 साल एक इंग्लिश कल्चर में रहे, मैं बाहर भी रहा, मैं यहाँ भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ा, तो वो तो बहुत आसान है। और उस पर तो आपके शेख गूगल भी माशाल्लाह जो हैं वो बड़ा मुआद दे देते हैं आजकल, जो हमारे जितने भी लोग हैं वो तो फ़ौरन निकाल लेते हैं वहाँ से। तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैं जो इम्तिज़ाज था ना, जो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एजुकेशन का और रिवायती इल्म के साथ जो एक ज़िंदगी में तहरीक खड़ी करने का था, ये किसी भी मैदान में मैं गया तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये बहुत मुश्किल काम था क्योंकि इस पे आपको दोनों से हिट लगनी थी, दोनों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखने थे, और दो एक्सेप्टेबिलिटी का इशू था। मार्केट नहीं थी, ना सप्लाई थी, ना डिमांड थी, और लोग चाहते ही नहीं थे, और सब कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरीहून भी खड़ी हुई थी। राइट जाते हैं तो लेफ्ट वाले ऑफ होते हैं, लेफ्ट जाते हैं तो राइट वाले ऑफ होते हैं, और हर किसी के अपने अपने स्टेक्स थे। तो इसलिए कन्वीनियंट रास्ता हमेशा से जो था वो ये था कि मैं चला जाता वहाँ पर जहाँ मुझे बहुत बैक मिलती, जहाँ मुझे बहुत सपोर्ट। अच्छा, मैं बिज़नेस में चला जाता तो 1965 से मेरे फादर का बड़ा वेल स्टैब्लिश्ड बिज़नेस है, हम लोग बड़े पुराने इम्पोर्टर्स रहे हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना था, बल्कि मेरे भाई ने भी उस बिज़नेस को बड़ा बूम दिया, तो मैं तो एक बनी बनाई साख पे बैठ सकता था। तो लेकिन आई टुक द चैलेंज, मैं फील्ड अपनी में सल्तनत खुद बनाऊंगा। मतलब फील्ड ये भी नहीं था कि सल्तनत खुद बनाऊंगा, मतलब पहले तो मैंने आइडिया पिच किया होगा कहीं, जब वो आगे पीछे मैंने देखा कि वो इतना सेल नहीं हो रहा, तो फिर मेरे नफ्स ने मुझे यही कहा, मेरे अल्लाह ने मुझे अपने अंदर से ये कहा कि यू नीड टू कम टू। एक बहुत बड़ा वैक्यूम था जो केटर नहीं हो रहा था, और मैं उस वक्त, ये बात 2006 की कर रहा हूँ मैं, और आप भी मेरे ख्याल से उस टाइम पर अपनी एजुकेशनल फील्ड में, तो मेरी शायद आपकी दोस्ती का एक बहुत बड़ा राज भी यही हुआ कि आपकी मेरी सोच इस इम्तिजाज और ब्लेंड के लिहाज से मिली थी। इसी तरह मेरी आप पर भी नज़र पड़ी थी और आपसे भी मेरा रिश्ता बना कि ये ब्लेंड मुश्किल मार्केट है। क्या आपने दोनों लेके आने हैं। अगर आपने एक मसले के ऊपर नस का इंतबाह करना है और वहीं पर आपने फ़ौरन कोई वेस्टर्न थिंकर लेके आना है, और फिर उसके अंदर आपके पास तहकीक और एक्सपेरिमेंटेशन के अपरेटिस ही नहीं थे, तो उस पर अपनी तहकीक पेश करना, जहाँ मगरिब का इतना बड़ा तामीर खड़ी है, तो मुश्किल काम था। तो मेरे ख्याल से जब एक चैलेंजिंग चीज़ मुझे बड़ी मोटिवेट करती है, क्योंकि उससे एक आपका ड्राइव पैदा होती है, एक आपका मन मुतमईन होता है। दूसरी बात है, एक्सप्लोरेशन जो है वो हर इंसान को मिलती है। एक्सप्लोर करने का एटीट्यूड मेरे ख्याल से आप में भी बहुत ज़्यादा रहा है, तो मैं आपको तुम के साथ तो यानी कह सकूँगा, हमने यहाँ थोड़ी फॉर्मेलिटी अपना के रखनी है। तो आप में भी मेरी नज़र में वैद भाई बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लोरेशन देखी है, जिसके तहत आपने भी सऊदीया में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप गए, हालांकि आपका प्योर मदरसे से फील्ड बिल्कुल दूसरी पूरी मदरसे की फील्ड थी, फिर आप यहाँ से जामे इस्लामिया मदीना मुनव्वरा गए, तो मेरे ख्याल से एक्सप्लोरेशन ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मुझे हमेशा से नई फील्ड्स का। अच्छा, ये एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी उससे चाहूँगा कि मैं खुद भी रिलेट करूँ, क्योंकि मैंने भी एक जर्नी से उसी में से गुजरा हूँ, कि ये जो आप इनोवेशन लेके आए हैं, ये इनोवेशन का मोटिव क्या था अलमिदरार की सूरत के अंदर, और फिर आप बीइंग इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर, जो एक पहचान बन गया ना कि आपकी शख्सियत की एक बहुत बड़ी साइड है जो छिपी हुई है, अभी हम उस पर बात करेंगे, लेकिन इस्लामिक मोटिवेशन। इनोवेशन किस चीज़ में आप कह रहे हैं? इनोवेशन जो देखें राइट और एजुकेशन इंडस्ट्री, इवन मोटिवेशन इंडस्ट्री के अंदर एक इनोवेशन है बहुत बड़ा। हाँ कह सकते, हाँ कहते हैं वैसे लोग, मैं तो वैसे अपने आप को मुंतसिब नहीं करता इन अलकाब के साथ। हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक चीज़ है, क्योंकि देखें मैं एक कारोबारी का बेटा हूँ,
और मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता है, हमें अनसैचुरेटेड मार्केट्स टैप करने का बहुत शौक़ है, ठीक है। तो देखें, एक तो दीन है ना, एक तो हमारी ज़िंदगी है, मुल्क है, कौम है। आई लव माई इंटायर पीपल, मुझे अपनी कौम से, अपनी मिल्लत से, अपनी उम्मत से, वो एक अलहदा मेरा सब्जेक्ट है लाइफ का। अनसैचुरेटेड मार्केट सामने खड़ी हुई है, ठीक है, और अनटैप्ड मार्केट है। अच्छा, फिर उस अनटैप्ड मार्केट की वजह से हमारे ऊपर एक और मसला खड़ा हुआ है कि हम पे दहशत गर्दी के टाइटल्स लगे हुए हैं, हमारे ऊपर नॉन प्रोडक्टिविटी के टाइटल्स लगे हुए हैं। जब मैंने ये एक्सप्लोर किया कि भाई इतना पावरफुल इल्म है मार्केट के अंदर, इसकी जो है वो वर्थ ही नहीं है, अगर है भी तो वो जानते ही नहीं है। वर्थ तो बहुत है, ये जुमला ठीक नहीं होगा, वो जानते ही नहीं थे। मैं खुद नहीं जानता था। जब मैं आया इस तरफ और मैंने महसूस किया कि भाई ये तो बिस्मिल्लाह की बा के ऊपर या मिन के ऊपर या फ़ी के हरूफ के ऊपर ही कि इनकी बहसें नहीं ख़त्म होती, कहीं 100 सफ़े काले किए जा सकते हैं, कितने किए जा सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई हम तो सारी ज़िंदगी जो है, हमें तो बेसलाइन ही कुछ और दे दी गई हमारे अपने। तो उसमें एक ये मेरा मोटिव था कि जिसको सामने लाया जाए। दूसरा, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वॉज ऑलवेज, क्योंकि हम भी जब गुजरे उस चीज़ से तो हमने ये महसूस किया कि आपने हमें मगरिब के साथ जोड़ के पहले तो हमें कंडीशन कर दिया, प्रोग्राम्ड कर दिया कि हम उस तरह से थिंक करें। अब वहाँ PPFs चलती हैं, पावर पॉइंट्स चलती हैं, उनके पढ़ाने के तरीके के अंदर पहले नुकात होते हैं, वो मतलब उनका तरीक़ेकार बहुत सिस्टमेटिक एजुकेशन है उनकी। मतलब वो लेसन प्लान बना लिया, लर्निंग आउटकम निकाल लिए, अचीवमेंट्स निकाल लीजिए, उसको हाँ, समराइज फिर करके उसको रख दिया। क्वेश्चनिंग फॉर्म में दे देंगे आपको, कभी MCQs दे देंगे, कभी आपको केस स्टडी दे देंगे, कभी खुद केस स्टडी रखेंगे और आपसे चेक करवाएंगे अपना सिनॉप्सिस। तो ये सारी सिनेरियोस क्रिएट करेंगे हम। अब जब यहाँ पर आए तो भाई यहाँ वही एक तरीक़ेकार था, एक किताब है, एक उस्ताद है, और आपने उसको समझना है, और वो उस्ताद ने किताब के पैटर्न के ऊपर बहस को खोलना है। तो मैंने वहाँ पर भी नीड फील की कि यार ये चलें ठीक, क्योंकि हमें तो वो फेल फाइल मफूल ही नहीं खुल रहा था ना पहले कि भाई ये मरफूआत हैं, ये मनसूबात हैं, ये मजरूरात हैं, ये मकसूरात हैं, 8 जो है वो मरफूआत हैं, 12 मनसूबात हैं, फिर आपने आमिल चेक करना होता है, फिर यार आपकी बहस अलहदा चल रही है। फिर ये बड़ा खूबसूरत जुमला रहा ज़िंदगी के अंदर कि अगरचे हदीस ज़ईफ़ है लेकिन मसला यूँ है। तो अब जब आप इन चीज़ों से गुजरते हैं तो उस वक्त ग्रास्पिंग समझ नहीं आती थी, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन जो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेड है अपनी O लेवल्स में भी या SSC में, वो एक बेस बना देते हैं सोचने की। बाकी आगे यूनिवर्सिटी लेवल तक जब आप जाते हैं तो उस बेस के मुताबिक एजुकेट कर रहे हो। में हमारे यहाँ मदारिस में ना R&D नहीं रही, R&D का डिपार्टमेंट इस तरह से नहीं रहा कि वो करिकुलम्स को डेवलप करे, करिकुलम्स को नहीं, ईज़ लोगों करे। ने इस पे काम भी किया। मैं इसके ऊपर कभी भी ये नहीं कहूँगा कि हमसे पहले लोग काम नहीं करें। बात ये थी मार्केटिंग एंड सेल्स आपकी जब ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग में आप आएंगे देन आप देखेंगे कि नीड क्या, तो नीड के अकॉर्डिंगली देन यू विल वो चेंज, फिर आप उसको इवॉल्व करेंगे उस लिहाज से। तो एक ये मेरे लिए बड़ा इंसेंटिव था कि मैं चाहता था कि भाई इसको लाना है, वो लाना मेरे लिए मोटिवेशन लाने के। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आगे जाके भाई ये फील्ड भी मेरे लिए खुल जाएगी, ये फील्ड भी खुल जाएगी, मैं अदब की फील्ड में भी चला जाऊंगा, मैं तहरीर में भी चला जाऊंगा, मैं तसनीफ़ में भी चला जाऊंगा। मुझे तो पता ही नहीं था मुझे आगे कितने ऑप्शंस मिलने हैं लाइफ में। लेकिन जो बेसिक एलिमेंट जो आपने पूछा ना, वो मेरे लिए था कि मैं इसको लाना चाहता था, मुतारफ़ कराना चाहता था। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये अनटैप्ड मार्केट थी तो मैं एक मुश्किल कश्ती चलाना चाहता था, क्योंकि उससे क्या होना था कि अगर मैं ये मॉडल खड़ा कर देता तो असल ज़िंदगी में आपका जो जिससे आप दौलत कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, और दुनिया भी जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशनली कमाते हैं, वो है आपका एक्सपीरियंस। तो जितनी चली चलाई शिप पे आप चढ़ेंगे ना, तो उतनी लर्निंग आपकी कम होगी, क्योंकि आपको वो बैरियर्स मिले नहीं जो स्क्रैच से एक इंडस्ट्री को खड़े करने में थे। तो वो ही मैंने कहा था, अगर मैं लेफ़्ट पे होता या राइट पे होता तो मेरे लर्निंग आउटकम्स इतने नहीं होते, जो इतनी कम उम्र के अंदर भी इतनी मुश्किल कश्तियाँ चलाई हैं हमने। मतलब मुझे आज भी याद है कि मैंने पानी के बहाव के मुखालिफ सिफत में तैराकी। ये तो बिल्कुल, इधर पानी भी नहीं था, कश्ती भी नहीं थी, बहाव भी नहीं था ही कुछ नहीं। जब हमने इसको शुरुआत किया, आप अंदाज़ा लगाएं तो, क्योंकि वो 9600 घंटे का करिकुलम था, और प्लस अगर मैं इसको दावत की साइड पर भी देखता तो वो एक ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी जो चलती आ रही थी दावा का, वो एक अलहदा थी। कुछ वेस्टर्न दाइस थे जिन्हें मैं सुनता था 2004-05 के अंदर, उनमें एक मतलब देवर सम रियली गुड स्पीकर्स एट दैट। बहुत कम इंग्लिश स्पीकर्स थे उस टाइम पर। एक इमाम अनवर उलाकी होते थे, अगरचे उनकी कुछ बातों से जो है वो उलमा ने इख्तलाफ किया है, लेकिन उनकी सीरत बड़ी पावरफुल थी। फिर एक सिराज वहाब हुआ करते थे अमेरिका के अंदर, उनको बड़ा सुना करते थे।
अली अल तमीमी होते थे, मगर वो यूएस में अरेस्ट कर लिए गए बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो उस टाइम पे स्पीकर ही नहीं थे, ना शेख हुसैन जी थे, ना बिलाल फैज़, ना अब्दुल रहीम ग्रीन, तो ये भी आए हैं बाद में आए। हाँ, जाकिर नाइक साहब वाज अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर द एंटायर वर्ल्ड, मगर वो क्योंकि रैशनल बहुत रहे तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के लिहाज से जो है ना वो बूस्ट जो था होगा। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको इस पर रैप अप करें, जो मेरे लिए बेसिक इंसेंटिव था फील्ड के अंदर जो है इसको इनोवेट करने का, हालांकि इनोवेटिव को अगर हम बिदत के साथ लेंगे तो कुल्लू बिदत दलाला भी खड़ी वो हुई तो है। फिर नए फतवे लगेंगे। मैं उस वर्ड के साथ, इनोवेशन के वर्ड के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो हलाल गया। इनोवेशन, मैं इसको एवोल्यूशन कह सकता हूँ कि एवोल्यूशन। हमने जो ये इवॉल्व करने की कोशिश की, हमने मतलब तकरीर, जैसे एक ज़माने में शोरश कश्मीरी साहब बड़े माया नाज थे, अल्लामा एहसान ज़हीर रहमुल्लाह अलैह, मतलब ये अबुल कलाम थे पाकिस्तान के। तो हमने जो है वो यही सोच के हमने इसको लाना था और इसको हम माशरे में मुतारिफ़ कराना चाहते थे, और उसके अंदर जो चैलेंजेस आए ना तो वो ख़ुद इवॉल्व होता गया, और उसमें क्योंकि जगह नहीं मिलती तो पानी फिर अपना रास्ता बनाता है, तो लिमिटेशंस भी थी। लेकिन इसमें फ़ायदा ये हो गया कि क्योंकि हमने बेसिक उलूम और बेसिक उसूल बहुत मंजे हुए लोगों से पढ़े थे, तो हमें लोग मनहज के साथ जुड़े रहे। वही आप कह सकते हैं, मनहज कह लें या मेथोडोलॉजी, क्योंकि बड़ों की बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन करते हुए ना इफ़रात तफरीद जो थी, जिसके अंदर जो लोग वो तवाज़ुन लूज़ होते हुए घबराहट बहुत से लोग जब इस टाइप में आते हैं ना तो वो यहाँ तो बिल्कुल लेफ्ट पे निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेशन ले आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत लेकिन ज़्यादा राइट पे हाँ, निकल जो जाते हैं। जाएगा किसी ने उसने जिद्दत को इस तरह अपनाया कि वो रिवायत भूल गया। कुछ लोग रिवायत में इतने मुक़य्यद हुए कि जिद्दत के साथ इम्तिजाज नहीं कर सके। तो ये इफ़रात तफरीद मेरा हमेशा से, मतलब अपने इदारे में, अपने इंस्टीट्यूट में मैं इफ़रात तफरीद को बहुत पढ़ाता हूँ, क्योंकि दुनिया में जितना फ़साद है मेरी नज़र में, चाहे वो अहकाम के अंदर हो, अकायद में हो, या वो मामलात में हो, या नज़रियात में हो, किसी भी फ़लसफ़े में हो, वो इफ़रात तफरीद की वजह से ही हिज़ब की शक्ल इख्तियार करता है। सही। एतदाल जो है ना वो कभी भी आपको मुतासिब नहीं होने देगा, और हर आदमी एतदाल को कबूल कर लेता है, चाहे वो किस भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता हो। अच्छा शेख, इस चीज़ को जो आप बयान कर रहे हैं, मेरी फैमिली ने इसको बहुत पर्सनली इसको सफ़र किया है। इवन जब अल्लाह ताला ने हमें दीन के लिए चुन लिया, उसकी रहमत हुई, इनायत हुई, तो एक चीज़ जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए रहा, ख़ास तौर पे मेरे लिए, मेरे वालिद साहब का, कि मैं किसी अपने बच्चे को ऐसी जगह पर पढ़ा सकूं जहां पर वो दीन का इल्म भी सीख सके और दुनिया का इल्म भी सीख सके। मेरी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है डॉक्टर बनने का, मेरे भी 8-9 के करीब फीमेल मेल कज़न सब डॉक्टर हैं। हम यहाँ भी डॉक्टर बन सकते हैं, हमारे यहाँ दकतूरे बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो असल में ना जब आप दीन की तरफ आते हैं ना स्टार्ट में, तो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा मुख्तलिफ हो तो शुरू में आपको ये लगता है कि मैं अपने बच्चे को दीन का डॉक्टर भी बना लूँ और दुनिया का डॉक्टर भी बना लूँ। तो उनकी नज़र में था कि मैं अपने बच्चे को MBBS भी करवा लूँ और साथ में कालम दीन भी बना लूँ। अच्छा नहीं कि मुकर्रिर भी हो, बादशाह भी करे और साथ दीन का दुनिया का डॉक्टर भी हो, अपने ब्याफ के ऊपर चीज़ों को लेके चले। बट अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ चल तो सकती नहीं है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, कभी किसी जगह पर, कभी किसी जगह पर, एट द एंड आज आके क्या हुआ कि खालिस मदरसे में ही आना पड़ा। लेकिन कोई अच्छा मदरसा, कोई अच्छा प्रॉपर इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से भेज के उसको पढ़ा सके, इन इदारों की बहुत ज़्यादा कमी है। मेरे अपनी ज़ात के अंदर मैंने इस चीज़ को ना, इस दर्द को बहुत फील किया। मेरी एक आदत है कि जब तक कोई चीज़ मुझे क्लियर ना हो जाए ना, मुझे समझ ना आ जाए, शरह सदर ना हो जाए, मेरी ज़ात उसको कबूल नहीं करती। तो मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरा फैमिली सर्कल बहुत डिफरेंट रहा। मेरा एक जो नया सर्कल मदरसे के दोस्त, वहाँ पर असातिज़ा, वहाँ पर चटाई पे बैठ के पढ़ना, और वो बड़ी बड़ी किताबें, और वो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिबुन, वो सारी चीज़ें। तो मेरे अंदर, अपने अंदर एक बहुत बड़ी जंग थी, वो चलती आ रही थी, और एक दर्द का पीरियड था। और एट द एंड जब मैं फैसलाबाद के मरकज़ तरबिया में, तो वहाँ पर जाके कुछ चीज़ें मुझे सामने सॉल्व होना शुरू हुई। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे माशरे में आना है, आके मुझे कुछ काम करना है। तो उसके लिए मैंने वहाँ पर, एक पुरानी बात है, एक नाम सोचा लफ़कार का, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें वगैरह लिखी। तो उसमें मैंने एक चीज़ लिखी कि दीन और दुनिया की अलग और जुदागाना राहों को अला मिनहाजिन नबुवा फिर से यकजा करना। उसके तहत फिर वर्कशॉप्स वगैरह भी करवाई। खैर, उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन बनी चीज़ों को, मेरी जो अपनी स्टोरी थी, जो मैंने फ़ील कर रहा था, और मैं चीज़ों को अपने अंदर क्लियर नहीं कर पा रहा था, अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पा रहा था। तो मुझे कहा कि यार, मुझे अल्टीमेटली जो मैंने दर्द बर्दाश्त किया है, जो मैंने अपने छोटे भाइयों के लिए बर्दाश्त किया है, जो मैंने अपनी सिस्टर के लिए बर्दाश्त किया है, वो कौम के बच्चों को, कौम के भाइयों को ना बर्दाश्त करना पड़े। सही है। आप हल में दरार, आपने उसकी बुनियाद रखी, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी?
उसकी इंस्पिरेशन जो थी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था, मैं इससे पहले भी इंस्टीट्यूट चलाता रहा हूँ। सही। मज़रार मेरी पहली कोशिश नहीं है असल में। उससे पहले है मेरा एक मॉडल था, उसमें बहुत काम किया हमने, उसमें कुछ फेलियर्स थे हमारे, उसके बाद भी मैं करता था। मेरे अपने कुछ ख़ास बड़े ख़ासम ख़ास शागिर्द थे और आज भी मेरे साथ हैं वो, और उनके साथ ना मैं ये बात करता रहता था कि हमें जो ना ये डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी, और डाइवर्सिटी लाने के लिए आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए। दूसरा मैं चाहता था कि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी भी फैसेट और कुलिये के लिहाज से मुक़य्यद क्यों हो। तो उस वक़्त तो मेरी सिर्फ 4 या 5 डोमेन्स थी कि मैं केटर करना चाहता था कि एक तो दर्स निज़ामी थोड़ा सा ज़रा तखफ़ीफ़ हो जाए, थोड़ी इंग्लिश और अरबी उर्दू का मिक्स हो जाए, उसके अंदर इक़्तिबासात आ जाएं, ये एक मैं करना चाहता था। थोड़ा एक यूथ के लिए कुछ काम हो जाए, उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हो जाएं। लेकिन आज तो उस वक़्त तो बुनियादी इंस्पिरेशन यही थी कि मैं सिस्टम में लोगों को थोड़ी सी कन्वीनियंस दे दूं जो मुश्किल होती हैं लोगों के लिए उस माहौल में जिसकी आपने बात की है। तो बहुत आग वाले लोग होते हैं जो इस रास्ते से गुज़र जाते हैं और अल्लाह उन्हें चुन लेता है। मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन। लेकिन हर बंदे को अगर आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान पर क़यास करेंगे तो वहाँ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ुद आधा घर लेके आए, वो पूरा घर ले आए, तो तफावत तो वहाँ पर भी है। और एक तो पीछे कुछ और दर्जों में और उस ईमानी क़ुव्वत के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के स्टैंडर्ड के ऊपर तो सारे नहीं मीटअप कर सकते। तो क्या दीन ने सबको, अगरचे साबिक़ू का सीगा खड़ा है अपनी जगह पे, और फत्तकुल्लाह मस्ततातुम भी खड़ी है, या आपने इस्तात के मुताबिक भी ड्राइव रखनी है अपने तकवे की, और आपने सबकत की भी कोशिश की, लेकिन सारे तो बराबर नहीं होंगे। तो हर शख्स वो काट नहीं काट सकता जो काट शायद आपने काटी। और इसलिए मैं चाहता था कि एक तो जो है ना हम थोड़ा सा रिलैक्स कर दें ताकि इस फ़र्क के बीच में एक जसर की तरह हम काम करें। आई ऑलवेज़ वांटेड टू ब्रिज इट। मैं नहीं चाहता था कि ये असल बने। और एक बड़ी मैं कुछ थोड़ी छोटी मोटी बातें आ जाती हैं, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि हमने कभी भी 8 साल को रिप्लेस करने की बात नहीं की। हमने 8 साल तक किया दरस निज़ामी तक पहुंचने की एक ब्रिज बनाने की कोशिश की। वो ब्रिज जैसे आप किसी भी बड़ी जगह पे जाते हैं, पहले आपका एक बिगिनर कोर्स होता है। दूसरा मैं चाहता था कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो सोसाइटी के हर एस्पेक्ट्स पे अपनी प्रेजेंस दे दे। मैंने ये चीज़ महसूस किया था कि बहुत जगहों पर आपका वोट बैंक है ही नहीं, इसलिए क्योंकि आप हैं ही नहीं वहाँ पर, आपका उम्मीदवार नहीं है, तो आपको वहाँ पर बात क्या होगी। तो मैं चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या करना है। वो तो अल्लाह राहें खोलता गया तो लोग मिलते गए, काफ़िला बढ़ता गया। लेकिन मेरी बुनियादी ये थी कि हम एक रिलीजियस फिगर को माशरे में लाएंगे, ये मेरा बेसिक वो था। और उस माशरे में ला के उस माशरे के तकाज़ों के तहत वो काम होगा, मगर उसके अंदर उन रिवायात को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा जिसके तहत वाकई ही दीन की असल रूह ज़िंदा रहती है। ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी राइट विंग में रही या लेफ्ट विंग में रही? ये मैंने खुद फेस किया, मैं इसलिए सवाल मैं इस पे ये अगर आप ये कहें कि क्या लिबरल हल्के ने मुझे ज़्यादा कबूल किया, मुझे जो एक्सेप्टेबिलिटी दिखी या नहीं वहाँ पर, ये देखें बंदे के अंदर जो है ना, अगर ये एक पंजाबी में भी कहते हैं, ये एक वल है, एक वल होता है पीपल हैंडलिंग का, और जिसको वो चीज़ आ गई ना करने का एक तरीक़ेकार है, वो सब दे देते हैं आपको अपनी एक्सेप्टेबिलिटी। हालांकि मेरी अपनी पर्सनल राय से और मेरे अपनी पर्सनल रिलीजियस राय से भी मुख्तलिफ राय रखने वाले लोगों ने भी मेरी वीडियोस शेयर की हैं और मेरा उनसे ताल्लुक़ भी रहा है, और मुख्तलिफ मसालिक के अंदर भी मुझे बुलाया गया है और मैंने वहाँ पर काफ़ी बात भी की है। मुझे ये देखा, यहाँ पर आप एक मसलक के स्टेज से दूसरे मसलक के स्टेज पे चले जाएं तो एक्सेप्टेबिलिटी के इश्यूज़ तो बन जाते हैं। देखें ये मसाइल हैं, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि देखें हर जगह आपको मुतवस्सित लोग मिल जाएंगे, मुतसाहिल भी मिलेंगे, मुतशद्दिद भी मिल जाएंगे आपको, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने जब उस सिस्टम में, जैसे मैं अगर लिबरल साइड पर भी गया, यूनिवर्सिटी साइड पर भी गया, या सेकुलर साइड पे भी गया,
तो वो सुनते हैं, मैंने देखा कि वो बात सुनते हैं। और मुतासिब मुतशद्दिद मुझे वहाँ पर भी मिला, क्योंकि मेरी असल बुनियाद जो है वो मदारस से रही है। और जब अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं इस तरफ गामज़न हुआ ज़िंदगी में, तो मुझे यहाँ पर भी ऐसी ऐसी हस्तियाँ मिली हैं कि मैं बता नहीं सकता। और सॉरी टू से आज मैं ज़रूर कहूँगा इस फोरम पे, मैंने यहाँ पर भी बड़े अजीबो-गरीब लोग देखे हैं। लेकिन क्योंकि अगर मैंने कबील का दिफा करना है, तो क्योंकि खैर इतनी बड़ी जुड़ी है कि मैं पब्लिकली किसी भी मॉडल की बुराई बयान नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे वहाँ पर भी एक्सेप्टेबिलिटी मिली, यहाँ भी एक्सेप्टेबिलिटी मिली, लेकिन क्योंकि वो लोग बग़ैर डर के रिसर्च के कायल हैं। हमारे यहाँ तहकीक के साथ ना एक उसूल खड़े हैं, अगरचे उनके यहाँ भी तहकीक जो होती है, एमफिल के अंदर आपको पता है सिखाया ये जाता है कि आपने R&D करनी कैसे है, लेकिन फ्री थिंकिंग के अंदर वहाँ पर कोई लॉक नहीं है। तो इसलिए वो तो हर आइडिया को वैक्यूम को स्पेस दे देते मेरे ख्याल से इफ़ यू वाना ब्रिंग समथिंग न्यू, तो ये उसकी कॉस्ट है जो आपको बियर करनी पड़ती है। आपके अपने भी मुखालिफ होते हैं और मुखालिफ भी मुखालिफ होते हैं। देखिए, असल में जो अपनों की मुखालफत है ना, वो इस वजह से होती है क्योंकि वो आपके किरदार को जानते होते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को जानते होते हैं। हर्ट बहुत करती है अपनों की मुखालफत। अपनों की बात हर्ट करती है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आप उनसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो रहे हैं कि ये मेरी बात कबूल कर लेंगे। वो जो कबूल नहीं कर रहे होते, ये मेरा कौम को एड्रेस ही है, ये उसकी वजह है कि उन्होंने आपको, जैसे हमारे घर के लोग हैं, उन्होंने बचपन से हमें देखा हुआ है, उन्हें सब पता होता है कि ये क्या चीज़ है, इसका क्या कद है, इसकी क्या बात है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, और वो गलत नहीं होते। जैसे अगर पेरेंट्स कहते हैं कि तुम ये चीज़ तुम नहीं कर सकोगे, एक एस्पेक्ट के लिहाज से वो ठीक है, क्योंकि वो बचपन से देखते आ रहे हैं कि इसमें मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, ये मन मौजा है, ये बादशाही मिजाज का है, जो इस पर खर्च करता है उस पर 50 गुना ज़्यादा खर्च कर देता है, लिहाज नहीं है, वक्त का ज़िया करता रहता है, शाही मिजाज है या बड़ा ही कंजूस है, उनको पता होता है। इसलिए वो आप जब विजन उनके आगे रखते हैं तो वो उस आगे इनसिक्योरिटी इसलिए आ जाती है। लेकिन जो मैं कहता हूँ घर वालों को देखना चाहिए कि वो जो नूर होता है ना अंदर इंसान के, अगरचे वो इमेच्योर होता है और अभी नूर अला नूर भी नहीं हुआ होता, उसमें जो पावर होती है ना, वो ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। कि हो सकता है कि बड़े बेढंगे लोग भी थे, मगर दे वर वेरी पावरफुल इनसाइड, सिर्फ उनको उनके मिजाज की डायरेक्शन नहीं मिली होती। और आपने देखा होगा बड़े पुठे लोग थे, दे वर वेरी डिफरेंट पीपल, डिफ़िकल्ट पीपल, जो कर गए काम बड़ा, क्योंकि वो चीज़ मिल गई उसको वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से अपनों की मुखालफत भी होती, अपनों का डर ज़्यादा होता है और गैरों की मफाद परस्ती बहुत होती है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट लोग कहाँ पे मिले, राइट? इस लाइन को पहले आप ज़रूर रकम करें अपने इस शो के अंदर कि अपनों का डर होता है और गैरों की मफाद परस्ती होती है। गैर आपको इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा दावत देंगे कि भाई आए ये हमारे सिस्टम के, वो इस्तेमाल करेंगे। अपनों का डर होता है कि ये साहिल से जो है ना किश्ती समंदरों में तूफ़ानों में ना लेके चला जाए। तो इसके बीच में डिसीशन होता है इनकलाब का और फैसलों का। अब आप पूछ लें, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लोग कहाँ पर है? तोड़ना किन को ज़्यादा मुश्किल रहा है आपके लिए? मेरे लिए देखें, असल में सियासत आपकी कहाँ पे ज़्यादा चली है? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आई एम अ प्रिटी चैलेंजिंग पर्सन। इसको कुछ लोग तकब्बुर का नाम दे देते होंगे, और डेफिनेटली एक बात आ जाती होगी कि शेख साहब का एक मिजाज है जिसके तहत, लेकिन ये है कि आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक एम्बेसडर हैं एक सोच के, वैद भाई, तो क्या आप टेबल पे बैठने से पहले इस हदीस के मिसदाक को सामने नहीं रखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फरमाते थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मेरा दुश्मन 1 महीने की मुसाफत से पहले घबरा जाता है मुझसे। क्या बात है? तो इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्राउंड में कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कुछ किया होगा ना। वजुइलत लिया रब मसीरत शहर, ये देख लें, अब ये मसीरत शहर जो है, ये 1 महीने की जो मसीर है, इससे तो क्या ये प्योर सुपर नेचुरल थी या इस हदीस की इब्तिदा में भी आपने फरमाया कि मुझे तमाम अंबिया का सरदार बनाया गया वला फ़ख्रा, लेकिन इसमें आपको पता था कि एलिमेंट है कि लोग सोचेंगे कि शायद तकब्बुर वाला एलिमेंट है, आपने न्यूट्रलाइज कर दिया वला फ़ख्रा। तो अगर बगैर तकब्बुर और फ़ख्र के इंसान किसी भी जगह पे रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो हर लिहाज से टैंक्ड हो, ये क्या गलत बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोब पूरी दुनिया में कैसे इस्टेब्लिश किया? वो सिर्फ ऊपर से जिब्रील था अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसका सिर्फ आसमान थे या ग्राउंड पर भी आपकी एक बात थी, लोग मानते थे। हरकुल के
महल के अंदर वो कॉन्वर्सेशन जो बुखारी के अंदर है, जो कि क्या ये मतलब वो एक ब्रांड था आपका। मेरी हमेशा से ये सोच रही है कि अगर मैं कहीं पर भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ एक फ़िक्र की, तो हर लिहाज से एक एम्बेसडर को इक्विप्ड होना चाहिए, जिसके तहत वो टेबल पर एक अच्छा आर्ग्यूमेंट पेश करे, एक अच्छी फ़िक्र पे। कल ही रात को मैं जगह पर भी था, तो हज़रत काफ़ी बड़ी शख्सियत थे, तो हमेशा उसके लिए आपकी एक्सप्लोरेशन ज़्यादा होगी, आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। तो मेरे ख़्याल से हर जगह ही मुझे मुश्किलात आई, क्योंकि आदमी जब किसी ज़ाती मफादात के तहत बैठता है ना कहीं, तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है या वो ख़ुद दबा लेता है। तो क्योंकि अल्लाह के करम से हमने ये नुकसानात बहुत मैंने उठाए कि मैंने अपने आप को कहीं बेचा नहीं, मैंने अपने आप को कहीं दाम नहीं लगाया अपना। इन अदर वर्ड्स, मैंने कैश आउट नहीं किया आज तक अपने आप को, जिसकी वजह से आवाज़ में वो दम भी रहा, वो ताकत भी अल्लाह ने दी कि मैंने ऊँट बिठाया नहीं किसी मफादात में, चलता रहा। इट्स स्टिल गोइंग ऑन, लेट्स सी कहाँ जाएगी। तो इस पर माई लास्ट थिंग इज़ के कोई मुश्किल नहीं भी देने वाला होता था ना, तो शायद हम मुश्किल खुद क्रिएट कर लेते थे, क्योंकि वो एक शख्सियत लेवल को बढ़ाना है, एक शख्सियत में रहा। दूसरा, मेरा एक और भी बड़ा मनहज के लिहाज से मेरे अंदर एक चीज़ रही है, जिसको आज मैं आपकी के शो में करता हूँ, कि असहाबुल उखदूद जो है ना, वो मेरा रोल मॉडल रहा है हमेशा से। वो बच्चे ने जो है ना अपने आप को इतना अपलिफ्ट किया कि उसके कत्ल के ऊपर इनकलाब खड़ा हो गया। क्या बात। आज मैं आपके शो में ये बात डिस्क्लोज ज़रूर करूँगा, मैं बार को और स्ट्रेक को इतना सख्त कर दूँगा कि मुझे मारने के अंदर इनकलाब खड़ा हो जाएगा एक। क्या बात है। ये मैं आपको बता दूं कि मैं तंग करने वाला आदमी रहा हूँ हमेशा से, मैंने हमेशा से बार हिट किया है, और मैं हर फील्ड के अंदर जहाँ भी कदम रखूँगा कोशिश करूँगा। देखिए, मैं एक दरवेश फ़कीर और एक पिंड देहात से क्या भी मेरे अंदर एक आदमी है। आई विल क्रिएट दैट टफनेस। मतलब मैं आपको ऑफ़र किया, मैं सबको कहता हूँ कि जी काम करने का मेरे में कोई तासुब नहीं है, लेकिन काम इसी अंदाज में होगा। तो हम वो बार हाई करते रहेंगे। तो अगर कोई हसद, बुग़ज़ और कीने में भी आता है, तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के बारे में ये जुमला है ना कि आप कलम को या आपका रद्द करना पड़ेगा या आपके हक में बिठाना पड़ेगा। कलम इग्नोर नहीं कर सकता इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के काम को। अगर आपने फील्ड में आना है तो आपकी सड़क इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से गुजर के जाएगी। तो मेरे ख्याल से हम तो ये सिलसिला मुश्किलात का अल्लाह आसानी ज़रूर करता है, लेकिन जिस तरह की ज़िंदगी रही, वो लीडर्स ऐसे ही रहे हैं क्योंकि वो पुश करते हैं लिमिट्स को। अच्छा, लोगों की एक असम्पशन आपके बारे में ये भी है कि शेख आतिफ़ जो है ना, उनको वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं कि उनको अगर आपने बुलाना है अपने पास किसी लेक्चर के लिए, तो आम बंदे की तो बस की बात ही नहीं है। तो कोई बहुत ही हाई लेवल का बंदा होगा तो वही शेख को बुला सकता है। मैं इसके ऊपर सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि एक हदीस में आता है कि किसी भी झूठे के लिए ना, अगर वो मुतलकन झूठा ना भी हो, उसकी ये सिफत जानने के लिए कि इसमें किज़ब बयानी कितनी है, यही बहुत है कि वो सुनी सुनाई बातों पे अमल कर लेता है। आप पहले जो भी ये अगर नैरेटिव कहीं आता भी है कि शेख आतिफ़ इज़ वेरी कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव, आप पहले उनसे पूछें कि आप इदारे में फ़ोन करें मेरे, जहाँ पर मैंने बुनियाद रखी है कि क्या चार्ज है मेरा पर्सनल, क्या कोई ऐसे काम मैंने किए हैं जिसमें मैंने चार्ज ना किया हो। तो यहीं पर ये बात क्लियर हो जाएगी। इनसे पूछा जाए कि ये कितने प्रोग्राम्स शेख साहब जो हैं वो बग़ैर पैसों के करते हैं। अभी ये ज़फ़रवाल में कल परसों में गया हुआ था आपके शो में मेरे आने से 2 दिन पहले। इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी फॉर मी एज़ वेल। इन फैक्ट बल्कि अपने ही पेट्रोल पर, अपने ख़र्चे पर, मैंने जो मेरे लम्स के आज से 8-10 साल पुराने लेक्चर्स हैं, उस वक़्त तो मेरी कोई मार्केट ही नहीं थी, लोग मुझे जानते ही नहीं थे। मैं तो अपने ख़र्चे पे आता था कौम की हेल्प करने की। तो मैंने बहुत साल इसका चार्ज नहीं किया, पहली बात ये। दूसरी बात ये, आज भी मैं बहुत से ऐसे मनचले काम कर देता हूँ जहाँ मैं चार्ज नहीं करता। आप में वो बात होनी चाहिए कि मैं वो हुक्म जारी कर दूँ कि इनसे पैसे नहीं लेने। तीसरी बात ये,
मेरा औरों की तरह कुछ भी नहीं है। मेरा एक बहुत नॉमिनल चार्ज होता है और वो मेरे इंस्टीट्यूट को जाता है। मेरी जितनी भी कमाई अगर इस फील्ड से रही है, ट्रेनिंग कोचिंग की फील्ड से, वो मेरी चैरिटी होती है इंस्टीट्यूट को। मैं उसको अपने पर्सनल इस्तेमाल में नहीं लाता। और ये एक अलहदा बड़ा सवाल रहेगा कि इतने अरसे आप कैसे चलते रहे वगैरह, अगर वो भी आप पूछना चाहें तो मैं उसका कुछ हिस्सा ज़रूर बताऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं, मैंने बहुत बहुत जगहों पे मैं चार्ज नहीं करता। आज भी मैं तैयार हूँ इसके ऊपर। जो हल्का फुल्का चार्ज होता है वो मेरे इंस्टीट्यूट का है। क्योंकि देखें, मौलाना तारिक जमील साहब ने अभी एक ब्रांड बनाया, तो उन्होंने इस बात पे ही बनाया ना कि हम ज़कातों से आज़ाद करना चाहते हैं। बल्कि किसी को आज तक मुझसे ये नहीं पूछा, मिदरार की पब्लिक चैरिटी का कोई आपको पोस्टर नहीं मिलेगा। मैं अवामी ज़कात नहीं मांगता, ना ही मैं पब्लिकली लोगों से इस चीज़ के लिए हेल्प मांगता हूँ। तो मेरे दोनों कैंपसेस का इतना हैवी एक्सपेंस है मेरे ऊपर, और उसके बाद फिर वेलफेयर का काम में अलहदा। हम तो बल्कि लगा रहे हैं, हम तो थर में भी काम, हम तो लगा रहे हैं पैसा कौम को बिल्ड करने में लगा रहे हैं। आप बताएं, मेरे डोनेशन का एक पोस्टर नहीं आपने कहीं देखा होगा। तो पॉइंट यहाँ पर यह है, ये बात बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। आई एम राइट नाउ, इनफैक्ट हमने तो ये मिदरार की तहरीक का एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट था कि मैं उलमा को जॉब्स दूंगा। आप क्या, एक आदमी 8 साल पढ़ के निकल के आता है, तो क्या इंसेंटिव्स आप उसे दे रहे हैं? ठीक है, अगर आपने जन्नत ही दिखानी है और आपने आखरत के ऊपर ही रखना है तो ठीक है, तो उसकी कोई मतलब, लेकिन हम ये समझते हैं कि दुनिया में आपसे हमने ख्याल रखा है। सो मिदरार इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ ऑल द स्कॉलर्स जो यहाँ पर आए, उनको जॉब्स मिले, उनको अच्छे इंसेंटिव्स मिले, वो सुकून से अपनी ताक़ीद कर सकते हैं। जब एक इस्लामिक स्कॉलर जिसके साथ कुछ इस्लाम का बैकग्राउंड जुड़ जाता है, अगर वो कुछ चार्ज करता है, अगर इवन वो हाई चार्ज भी कर रहा है, तो लोग उसको ही क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं? अच्छा, दूसरा कोई कॉर्पोरेट ट्रेनर हो, लोग 4-4 5-5 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके ऊपर फ़ख्र भी कर रहे होते हैं, और वो भी नहीं करते। इवन मैं आपको बताऊं कि कराची के अंदर, मैं ऑडियंस को भी बता दूं कि शेख आज पॉडकास्ट पे आया, तो शेख ने मुझसे कोई चार्ज नहीं किया फिर पॉडकास्ट पे आने का। इवन मैं आपको बताऊं, मोहब्बत में आ गए भाई। तो कराची के अंदर जो बड़े बड़े पॉडकास्ट लोग कर रहे होते हैं, अगर आपने एज अ गेस्ट उनके पॉडकास्ट पे जाना, यू हैव टू पे 5 लाख रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। तो ये एक सेक्टर है, एक पूरा एक बिजनेस है, और लोग उसको कर रहे हैं। तो अगर एक इस्लाम के बैकग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ बंदा अगर चार्ज कर भी लेता है, ठीक है, अगर वो अपने सेटअप को चलाने के लिए एक अपना एक बिजनेस मॉडल बना भी देता, तो लोग उस पर ज़्यादा तनकीद क्यों करते हैं? उवैद भाई देखे, माशरतों का और तहजीबों का और वक्तों का बड़ा फ़र्क है। एक ज़माना था जब माएँ अपने बच्चों को ना इमाम मालिक बनाना चाहती थी, तो उस दौर का फैशन था टू बी अ स्कॉलर, टू बी एन आलिम, टू बी लाइक एन इमाम मालिक, एन इमाम शाफी रहमतुल्लाह। वो अपने बच्चे दे दिया, क्योंकि वो एक स्टेटस भी था और क्लास भी थी। आज के माशरे के, अब इस पर फिर तनकीद में, इस पर सवाल ज़रूर उठता हूँ कि मार्केटिंग एंड सेल्स वाली जो टीम थी, उन्होंने मदरसे के इमेज को क्या ब्रांड किया, इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। पॉइंट ये है कि आज के माशरे के अंदर बहुत गलत बातें की जाती हैं उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगियां गला के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उन्हें हिदायत की तरफ रास्ता बुला रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर ये है, और आपने एक और भी काम किया आपकी सोसाइटी ने, कि आपने एक रिलीजियस फिगर के साथ एक ऐसा साधु का इमेज जोड़ दिया है कि जी ना वो ज़्यादा हंस सकता है, ना वो ज़्यादा चिल कर सकता है, ना वो ज़्यादा खेल सकता है, वो आवाम की तरह दिख नहीं सकता। और अगर वो एक नॉर्मल, नेचुरल, ख़ुद मुख्तार और ख़ुददार ज़िंदगी गुजार रहा है, तो कुछ लोगों को ये भी चुभ जाती है। कुछ लोगों को दीन से जुड़े हुए शख्स से उसका स्टेटस चुभ जाता है, अगरचे हो सकता है उसको फैमिली की तरफ से आया हो, उसने ना रखा हो। कुछ लोगों को इसलिए चुभ जाता है क्योंकि उनकी अपनी वड्डो चैलेंज हो जाती है वहाँ पे। कुछ लोगों को अहले फ़िक्र इसलिए चुभ जाते हैं क्योंकि उतनी दुनिया घूमने के बाद उन्होंने अपने मुशाहिदे से एक फ़लसफ़ा बनाया होता है, और क्योंकि ये ज़्यादा मुताल्ले के होते हैं तो वो उनका फ़लसफ़ा तोड़ देते हैं। कुछ लोग बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही भी खड़ी होती है अपनी जगह। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको समझ ही नहीं आई। तो वो परसीव नहीं कर सके, कंसीव नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आगे से। कुछ लोगों का एक दीनदार तबके के साथ थोड़ा सा मेहनत के साथ आके, भाई ये पुराना ब्रांड है, ये पुराने लोग हैं, ये रिवायती लोग हैं, ये कंजर्वेटिव्स हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मुझे कितना चैलेंज मिला होगा कि जब मैं किसी महल में बैठ के भी, जहाँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात हो रही है, HRM की बात हो रही है, कॉर्पोरेट सेल्स मार्केटिंग टीम मैनेजमेंट की बात हो रही है,
रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, वॉर स्ट्रेटजीज़ की बात हो रही है, जब मैं कुरान और हदीस को वहाँ पेश करता हूँ तो कितनी एक्सेप्टेबिलिटी तो बहुत मिलती थी, लेकिन मुंह भी बन जाते थे कुछ लोगों के, वो चैलेंज हो जाते हैं। तो यही तो हमारा असल जिहाद था कि हम इस सेक्टर के अंदर भी नुसूस से इस्तेंबात और इस्तदलाल करके लाएंगे, लेकिन फिर इसके अंदर लोगों का एक नैरेटिव और कमर्शियल नैरेटिव भी आता है कि चलो ये मुफ्ते में आ जाएगा, इसको 25-30 हज़ार रुपये दे दें, इसको निपटा दो। तो ये सोसाइटी का बायस भी है। दूसरी बात ये इस पे, लेकिन सोसाइटी के बायस से हट के मैं कहूँगा सर हमारी गलती नहीं है क्या, ये हमने इस ब्रांड को, इसकी सैंक्टिटी को रेक्टिफाई नहीं किया, हमने इसको वो नहीं बनाया। अगरचे हमारा दीन जो है वो हर चीज़ की कसरत से, हर चीज़ मतलब जुहद का नाम है, जुहद और वरा ये चीज़ें हमारे, लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के अंदर वो आपको डाइवर्सिटी नहीं मिलती कि कुछ जगहों को ठंडा करने के लिए फिर उसी लेवल की चीज़ आपने दी है वहाँ पर। सीरियन ज़ुबान सीखने का कहा एक सहाबी को, आपके पास अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे टैंक्स हैं, आपके पास हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु जैसे लोग हैं, आपके पास और कितने सहाबा हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे फाइनेंस को, इकोनॉमिक्स को। तो मेरे ख्याल से क्योंकि आपने इमेज ही दीन का ये दिया है कि आप कट जाएं हर चीज़ से। अच्छा, हमारे यहाँ सोसाइटी की मेंटालिटी भी ये है कि अच्छा फ़लाँ डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो 5,000 रुपये फ़ीस चार्ज करते हैं, फ़लाँ स्कूल बहुत अच्छा है, वो 20,000 रुपये फ़ीस चार्ज करते हैं। तो मेंटालिटी ये डेवलप हुई है कि जो जितना ज़्यादा चार्ज कर रहा है वो उतना ज़्यादा अच्छा है। नहीं, आप एक आप बात, जब फ्री दे रहे हैं तो लोग कदर ही नहीं करते उसकी। एक ये भी एलिमेंट, दूसरी बात है आप असर नौ जो तालीमाती इदारे हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ रूहानियत को जोड़ें, तो उस स्पिरिचुअलिटी में चार्ज करने को आप गंदा नहीं समझते। दारुल अरकम स्कूल है तो भी हालां वही हिफ़्ज़ की फ़ीस ले रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इस्लाम इज़ नॉट ओनली अ स्पिरिचुअल रिलीजन, इस्लाम इज़ अ टेक्निकल आइडियोलॉजी। इसके इतने फैसेट्स हैं, इसकी इतनी टेक्निकलिटीज़ हैं, इसमें कवायद फ़िक़्ह हैं, इसमें उसूल फ़िक़्ह हैं, इसके अंदर सियासत व शरिया है, इसमें मैक्रोज़ हैं, इसमें माइक्रो प्रिंसिपल्स हैं, इसमें इतना ज़्यादा टेक्निकलिटी है जो पूरी दुनिया को सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कर सकता है। लेकिन आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को इतना हाईलाइट करके दिखा दिया है कि आपने अपने टेक्निकल एस्पेक्ट को इतना इग्नोर कर दिया और वो सिर्फ अंदर की बहसों में रह गया कि लोग आपकी टेक्निकलिटीज़ को और सोल्यूशन प्रोवाइडिंग को पैसा नहीं देना चाहते, उसकी कदर मॉनेटरी टर्म्स भी नहीं करना चाहते। और अगर कोई करता है तो फिर हमारे कुछ भाई बैठे हैं जो कैपिटलिज्म का फतवा लगा देते हैं उसके ऊपर कि जी ये कैपिटलिस्टिक अप्रोच के साथ आ रहे हैं, दीन को बेचने की कोशिश की जा रही है। बात है सोल्यूशन प्रोवाइडिंग की, और सोल्यूशन प्रोवाइडिंग में अगर आप कहते हैं कि कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं लाया जा सकता, ठीक है, कर्ज के साथ कर्ज को आप कमर्शलाइज नहीं कर सकते, वो रिबा हो जाएगा आगे से। लेकिन क्या दीन की हर चीज़ के और जब कमर्शलाइज नहीं करना जुर्म बन रहा हो, जब कमर्शलाइज नहीं करना सोसाइटी के अंदर आपको लेड बैक का फतवा लगा रहा हो आपके ऊपर, जब कमर्शलाइज इन अ सेंस कि आप अपनी नफ्स के लिए नहीं कर रहे मगर एक ब्रांड की सैंक्टिटी के लिए कर रहे हो, तो तब क्या वहाँ जवाज़ नहीं आएगा इस चीज़ का कि भाई क्योंकि ये यहाँ का है, क्योंकि ये एक बड़ा हाइफा है, क्योंकि बाहर के आए हुए हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड है, क्योंकि यूपेन और आईवी लीग्स हैं, तो रेट ज़्यादा होना चाहिए। और रेट ज़्यादा होना दलील होती है उसके अच्छे होने की, उसके बड़े ब्रांड होने की। तो उसके ऐसे नॉर्म्स के बीच में तो मेरे ख्याल से तहसीन से निकल कर ज़रूरियात के अमर में आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर एक इकदाम करने की ज़रूरत थी, जिसकी वजह, लेकिन कुछ लोग हमेशा से रहे हैं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। शेख, ओवरऑल मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद ये होती है कि ये लाइफ का वो एक्सपेक्ट अपनी तकरीरों में दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं जो हाई एंड होता है कि जी ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा। बट लाइफ की रियलिटी बहुत ही दर्दनाक है, बहुत सख्त है, बहुत चैलेंजिंग है। बहुत से नौजवान उन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, अपनी जॉब्स को छोड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती। आज आप जिस स्टेज पे पहुंचे हैं, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या अदा पसंद आ गई, कबूलियत मिल गई। हर किसी को नहीं मिलती कबूलियत, और लाजमी नहीं है कि हर एक बंदा जो है वो इतना ज़्यादा उस कबूल हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी उसको मिल जाए। फितरत का निज़ाम है। तो ये कह रहा है कि मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना वो ज़्यादातर लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं, और वो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस मामले के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ भी तबाह की, अपने फ्यूचर को भी तबाह किया, घर वालों को भी तबाह किया। व्हाट यू से? देखिए, पहले इस पे मेरा टेक ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा बहुत Q&A सेशन है जो लोगों ने शायद ज़्यादा, लोगों को उनकी जज्बाती तकरीरें ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। मेरा टेक्निकल एस्पेक्ट जो है आजकल हम उसको ज़्यादा फैला रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर मेरी टेक्निकल साइड भी जाए। पहली बात तो ये है कि अगर कोई शख्स कहता है उठा के फेंक दो, चले जाओ, कुछ हमारे भी जुमले इसी तरह के हैं, जिसने अपने आप को बर्बाद नहीं किया वो आबाद क्या करेगा, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट इसके ऊपर ये है रिस्क मैनेजमेंट जो होती है और जो डिसीजन मैनेजमेंट होती है कि भाई 60-40 का रिस्क लेना है, 90-10 का रिस्क लेना है।
हाथ में जो वसाइल हैं उनको सामने लेके रिस्क लेना है, तवक्कुल को लेके रिस्क लेना है, फील्ड को देख के रिस्क लेना है। इसको इग्नोर करना तो ऊँट बांधने के मिस्दाक के अंदर उसको इग्नोर करने वाली बात होगी। बात ये होती है कि जब ये बात तो आप माने कि आप सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रॉक क्रैक ही तब करते हो जब आप लीप ऑफ फेथ लेते हो। आप वो लीप ऑफ फेथ पे सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये कह देना उसके अंदर आप ये जुमले चलाते हैं कि तू कर जाएगा, तू बढ़ जाएगा, तू चढ़ जाएगा, ज़िंदगी तो है ही तन्हाई, वहाँ ये चल सकती है क्योंकि वो एक डिसीजन ले रहा है सोसाइटी से हट के, वो एक इंडस्ट्री से हट के डिसीजन ले रहा है। लेकिन अगर ये कहना कि सिर्फ अकेला ही अंधा चला जाएगा और किसी को ना साथ लेके चलेगा और ना किसी के साथ चलेगा, तो ये मोटिवेशन तो हलाकत ही है। तो इसलिए मेरा पीपल्स मैनेजमेंट का बहुत लेक्चर्स हैं मेरे, उसके ऊपर क्लिप्स भी काफ़ी हैं कि लोगों के, आप देखें मेरी हर तकरीर में आएगा अल्लाह को समझ, लोगों को समझ, ख़ुद को समझ और कायनात के वसाइल और रिसोर्स को समझ। ये 4 चीज़ें मेरी अक्सर तकरीरों में मिलती हैं। knowing yourself, knowing your Lord, knowing the people and knowing the resources of this world. And if you do not know how to utilize all of them, you will not be able to put up a good show over there. तो सिर्फ महज ये कह देना कि निकल जाओ, छोड़ दो, उसूल ना देखो, अपना ईमान का टैंक ना देखो, अपनी कैपेसिटी ना देखो, अपनी एनर्जी ना देखो, हालात ना देखो, अपनी फैमिलीज़ ना देखो, ये मोटिवेशन हलाक करने वाली ही होगी हमेशा। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आइडियलाइज वर्जन दिखाना सिर्फ यहाँ के मोटिवेशनल स्पीकर्स का काम नहीं है सर, आपके दीन के अंदर भी आप बहुत आइडियलाइज वर्जन कौम को दिखाते हैं। आप हर जगह उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु की सल्तनत दिखा के हर दौर पे उसका क्यास कराते हैं, तो डिप्रेशन तो वहाँ भी क्रिएट हो रहा है। मेरा ये बन रहा है कि कहाँ पर हमारी वो आप रफ्ता थी और कहाँ ठीक पर है, आपने 3 बर्रे आज़मों पे राज किया है, हम उसे ओन करते हैं। हमने स्पेन से लेके कॉन्स्टेंटिनोपल से लेके इंडोनेशिया रशिया तक हमने रूल किया है, मगर ये एक आइडियलाइज वर्जन्स हैं। आपकी जो तारीख की बुनियाद है उसमें 40 साल की नबी वसल्लम की तन्हाई है, फिर एक पहली वही के बाद दूसरी वही के अंदर भी कुछ टाइम और उस पर भी 2 अकवाल है मेरे ख्याल से। फिर वो मक्की दौर में SOPs आई नहीं आपके, फिर मदनी दौर में जाके सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा में आया, तो जो एक पूरा तदर्रुज का एस्पेक्ट है वो तो यहाँ दिखाया नहीं जाता। जितने भी आपके थिंकर्स आए हैं जिन्होंने इंकलाब की बात की है, आपने कहा इसी दौर में आएगा, हमारे दौर में ही आएगा। आपने माइलस्टोन सेट ही नहीं किए, जो मैंने आज करता हूँ मैं ये बात। मैंने तो 16-17 साल से कंट्रोवर्शियल बातें नहीं की, लेकिन मैं आज 17-18 साल के बाद फील्ड में रहने के बाद इसको मैं ज़रूर मंजर आम पे लाऊंगा कि आप लोगों के इंकलाब की डेफिनेशन ना 100 साल की है, ना 50 साल की है, ना 150 साल की। आपकी यहाँ इंकलाब की डेफिनेशन है, मैं लाऊंगा एक तो मेरे ही दौर में आएगा और मैंने ही इमामत उसकी करनी है। नहीं, आप प्राइवेट छोटी स्पेसिफिक लेवल्स की लीडरशिप के ऊपर बिलीफ ही नहीं रखते, प्रोसेस में बिलीफ ही नहीं रखते, ग्राइंडिंग से बिलीफ ही नहीं रखते, तो उसको अपनी ज़ात के साथ जोड़ते हैं। आप उसको पहले तो अपने दौर के साथ जोड़ लेते हैं, फिर आप अपने वक्त के साथ जोड़ लेते हैं, फिर आप अपनी ज़ात के साथ जोड़ लेते हैं, फिर आप अपने हिज़ब के साथ जोड़ते हैं। तो हिज़बियत इसी चीज़ का नाम है ना कि जी हमने ही करना है। तो मेरे ख्याल से दोनों जगहों पे अफरात तफरीत है। अगर वो एक आइडियलाइज वर्जन दिखा रहा है कि बस ये है, जेफ बेजोस है, इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, ये आइडियलाइज वर्जन है, ये आइडियलाइजेशन है, ये आइडियलाइज वर्जन सही नहीं है। और यहाँ पर भी आप दिखा रहे हैं उमर बिन खत्ताब का, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, ये तो उसके पीछे भी ये लोगों ने जो किया उसको लाए ना सामने, तो मिल सकती है। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई में नताए रब्बिक, दोनों जगह खड़ी है, दोनों साइड्स को अल्लाह ताला कहता है मैं दे देता हूँ। इन यशा युज़िबकुम व याति बिखल्किन जदीद, आप नहीं करेंगे अल्लाह रिप्लेस कर देगा आपको। तो पॉइंट यहाँ पर यह है, आइडियलाइज वर्जन दिखाया जाता है विजन मैनेजमेंट में। जब ग्राइंडिंग और स्ट्रगल की बात आती है और जिहाद की बात आती है, काम करने की जिद्दोजहद में, उसमें आइडियलाइज वर्जन नहीं, उसमें टेक्निकल वर्जन दिखाया जाता है। तो वो यहाँ पर भी कमी है, यहाँ पर भी कमी है। एक बहुत बड़ा मैंने देखा था, एक तनकीद मेरे पे ये भी आई थी कि भाई आप जो हैं वो फ़लसफ़ा ही नहीं पेश कर रहे, आपका रब्त ही नहीं है बातों के लिहाज से, आप एक जूस को गर्म कर रहे हैं, यहाँ से गर्म कर रहे हैं, तो फ़लसफ़ा क्या। तो पॉइंट यहाँ पर यह है, कभी कभी फ़लसफ़ा और विजन देने के लिए भी कौम तैयार ही नहीं होती, वो रुख पूरी उसको मोड़ने के लिए उसको एक टनल से गुजारना है। जब वो वहाँ से एक आदमी अगर आज एक जवान अपनी एक छोटी सी जंग जीत जाता है किसी एस्पेक्ट में, तो वो अगर उस में एंटर होके प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर 18, 19, 20 साल का लड़का प्रैक्टिकलिटी में आ भी जाता है कहीं पर, तो उसे कम से कम एक छोटी सी ये ईंट बनाने के अंदर भी ना कुछ खुल जाएगी कुंडी उसकी। हमारा असल मकसद इन बच्चों का, अपनी कौम का, वो कुंडियाँ खोलना है।
कुंडी खुल जाएगी तो फिर बड़ी बात भी करेंगे। खास फ्लेम पर आए फिर बीच में चीज़ डालें तो पकने का मजा भी आज है। आपका मेयार शेख ये है कि आपका जवान हो, रिलीजियस साइड का हो या दूसरी साइड का हो, वो एक आइडियलाइज्ड वर्जन के रेवोल्यूशन में बिलीव रखता है। आपने मुझसे पूछा ना आज पहले सवाल कि आप हकीकत के बाद अब कैसे मुड़े। हकीकत इंसान की कमर तोड़ देती है। इसलिए सवाल ये होना चाहिए था कि क्या अगर आज 20 साल पहले आपको ये पता होता जो आज पता है आप करते? नहीं, मैं शायद नहीं कर सकता था। तो हम उनके अफसाने भी नहीं मारना चाहते कि नहीं एक आ सकती है चीज़, एक अच्छी चीज़ आ सकती है, तेरी ज़िंदगी में भी आ सकती है और आप लोगों की, लेकिन हमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा। सो मेरा वन लाइनर है, मोटिवेशन विदाउट द टेक्निकल प्रोसेसिंग एंड द प्रिंसिपल्स दैट्स, जो उसके इर्द गिर्द जो वज़ाक़त है, अगर उसका ख्याल रख के नहीं होगा तो महज इस गर्मी की कोई ये तो बर्बाद कर देगी अगले को, कि वो उसको जोश चढ़ा, उसने डिसीजन ले लिया। जोश होश के इम्तिजाज के साथ एक तहरीक खड़ी कर सकता है, जोश निकाल के भी तहरीक नहीं हो सकती। ये मेरा जुमला है इसके ऊपर कि बिल्कुल ही जोश नहीं होगा तो आप कैसे खींचेंगे उसको। अच्छा, क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो लोगों को अल्लाह से तोड़ के दुनिया से जोड़ रहे हैं? इवन वो जब शो कर रहे होते हैं, इवन आप अपनी वीडियोस के अंदर व्हेन यू आर शोइंग के आप खड़े हैं और आपके सामने हज़ारों का मजमा है, यू आर कमिंग इन अ प्रोटोकॉल, आगे पीछे लोग प्रोटोकॉल में आ रहे हैं, व्हेन आप 70 SUVs के प्रोटोकॉल के अंदर आप आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या लोगों को अल्लाह से तोड़ के दुनिया के साथ जोड़ रही हैं? दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा लेके आ रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि यार हम भी ये मोटिवेशन शेख आतिफ की तरह बन जाए, स्पीकर बन जाए, तो हमें भी ऐसे भी। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर ये है कि मैं अपनी ज़ात के लिहाज से क्लियरेंस देना, बहुत सी जगहों पर हम जाते हैं और हम दरवेशों की तरह ही चले जाते हैं और बड़े अरसे हम दरवेशों की तरह ही गए हैं। अगले ने अगर हमारा एहतमाम किया हुआ भी होता है, हम मना भी करते हैं, हिसाब किताब होता है, अजीब बदमिज़गी का माहौल हो जाता है। सिर्फ ये SUVs का मसला नहीं है, बहुत जगहों पे मैं जाता हूँ वहाँ म्यूज़िक चल रहा होता है, बहुत जगहों में जाता हूँ और बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि हमारी जो सोच है जिसके तहत हम जा रहे होते हैं कि भाई मैं आऊँगा नहीं। आप भी तो मेलों में जाया करते थे ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, दावत देने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप उनके रंग में ढल जाते थे। तो अपने रंग को कायम रखते हुए अगले रंग के अंदर मिक्स होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी हार्ड। और इतनी मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के अंदर मैं भी गया हूँ और मेरे ख्याल से शाह साहब भी जाते रहे और भी दूसरे असातिज़ा गए हैं, जो हमारे लिए आसान नहीं था। मैंने आपको कहा था ना, वो कन्वीनियंस आसान है। अगर मैंने सिर्फ मस्जिद मदरसे में ही दर्स देना, वहाँ पे तो सारे बादब और बड़े अच्छे, और दूसरी जगहों के ऊपर भी अच्छे लोग हर जगह बैठे होते हैं, लेकिन डेकोरम हर जगह एक जैसा नहीं होता। आज इस पॉडकास्ट में आपके साथ एक अलग डेकोरम है, शायद आइंदा अगर मैं इसके अंदर पॉडकास्टिंग में आता भी हूँ तो शायद डेकोरम्स डिफरेंट होंगे। तो मैं बहुत जगहों पे मना भी करता हूँ, बहुत जगहों पे मजबूरी होती है, बहुत जगहों पे हिकमत अमली होती है और ये तकाजा नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पर यह है, तो जिस तरह अगर वो आप कहते हैं कि वो SUVs और इस तरह का था, वो तो उस भाई ने इंतज़ाम एंड टाइम पर किया हुआ भी था, वो हमारी मोहब्बत में एहतराम में उसने कर दिया। तो मुझे उसका पता नहीं था पहले कि ये हिसाब किताब है, तो उस टाइम के ऊपर इट वाज अ वेरी अनसर्टन एंड नोन थिंग्स। दूसरी बात ये उसकी प्रोपगेशन के हवाले से आए हिसाब किताब हैं। मैं ये नुक्ता ज़रूर कहूँगा यहाँ पर, जो मैंने पहले भी बात की थी, कि अगर आप इस बेसिस के ऊपर सोसाइटी के अंदर किसी भी अहले फ़िक्र अहले दानिश को हल्का ले रहे हैं कि भाई क्यों उसके ज़ुहद को और उसकी किल्लत पे गुजारे को हल्का ले रहे हैं, और आप उसके तहत, और ये हमारे साथ बहुत हुआ है, ये हमारा रद्द अमल भी नहीं है और गैर जानिबदाराना मिजाज भी नहीं है, लेकिन अगर एक इंसान अपनी गाड़ी के अंदर कहीं जाता है और वो गाड़ी उसकी जायज़ हलाल तरीके से भी होती है, तो मेरे ख्याल से इसमें मुमानियत किसी भी जगह पर नहीं है। तीसरी बात ये है कि अगर तो वो इसराफ़ के ज़िमन में आ रही है, और अगर तो वो रियाकारी के ज़िमन में आ रही है, और अगर तो वो एक प्रिंसिपल बनने लग गया सोसाइटी का, तो ऑब्वियसली यहाँ तो फ़िक़ा की बहस में मुबाह कभी हराम हो जाता है, मुबाह कभी हलाल हो जाता है, मुबाह कभी मकरूह हो जाता है, मुबाह कभी वाजिब हो जाता है, हराम जो होता है वो कभी किसी सिचुएशन में हिल्लत के उसमें आ जाता है, और हलाल जो होता है कभी कभी हुर्मत में चला जाता है। तो सब्जेक्टिवली तो ऑब्वियसली इसके प्रोज भी होंगे, कॉन्स भी होंगे। चौथी बात मेरी आखिरी इसके ऊपर यहाँ पर यह है कि भाई किसी को अगर उसकी फैमिली की तरफ से मिला है, किसी को उसका हिसाब किताब मिला है। दूसरी बात ये होती है जब आप मुल्क के लिए काम कर रहे होते हैं ना, क्योंकि मैं अगर अपनी ज़ात के हवाले से बात करूँ, मैं सिर्फ एक एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, हम मुल्क के और बहुत खित्तों में काम कर रहे हैं। मेरा और बहुत पर्सपेक्टिव्स में काम होता है जहाँ पर मसाइल होते हैं
जहाँ पर मुल्की सतह के ऊपर आपके साथ कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसके अंदर आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए उसके अंदर जो हैं आपको ही पीछे से आपके दोस्त अहबाब होते हैं, सिस्टम होता है जो आपके ख्याल के लिए चीज़ें रखता है। अगरचे तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर ही होना चाहिए। तो बहरहाल आप तवक्कुल इंशाल्लाह, होना चाहिए, तवक्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, तवक्कुल नहीं होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ताला इस चीज़ की तरदीद भी होनी चाहिए। किसी गरीब को या किसी भी अंडर द लाइन आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि सक्सेस, ये पहली बात है, सक्सेस ये नहीं है। ना ये गाड़ियाँ सक्सेस हैं और ना ही ये प्रोटोकॉल सक्सेस हैं, ना ये शोहरत सक्सेस है। सक्सेस तो असल में है फ़मन ज़ुहज़िया नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ा। और अगर हिस्सी लिहाज से भी मार खा जाता है तो वहाँ ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर खड़ी हुई है सूरह बुरूज में, कि वो जल गए मगर अमर हो गए अपने नज़रिए के लिहाज से। आखिरी बात मैं करूँ, नज़रिए की तक़वियत के लिए वसाइल के इस्तेमाल के ऊपर ये देखा जाता है कि ये सब्जेक्टिवली कहीं सही होता है, कहीं गलत होता है, कहीं खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, कहीं थोड़ा ज़्यादा रंग दिखाना पड़ता है। तो आई थिंक इट शुड नॉट बी अ नॉर्म, और इसको बिल्कुल एक मुतासिब नज़र से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हाँ, जब वो एक माशरे में शर फैला रहा हो। असल सक्सेस ही इंसान के किरदार की यूनिफॉर्मिटी है किसी मकाम पे पहुँचने के बाद, जिसमें ना वो अल्लाह को भूला हो, ना इंसानों को भूला हो, और अपनी औकात भी ना भूला हो। और आखिरी बात मैं कहूँगा, हाँ, अगर अल्लाह किसी को तरक्की देता है, ठीक है, और अगर उसको वो मकाम मिलता है, तो वो क्या है ना उसके अंदर कि हम तो अम्मा बिनिअमति रब्बी का फहद्दिस फहद्दिस, ये भी तो खड़ी है ना अपनी जगह, अल्लाह की नेमत का, इन्नल्लाह जमील जमीलुन व युहिब्बुल युहिब्बुल जमाल। जमाल। तो टू लुक ब्यूटीफुल एंड टू बी ब्यूटीफुल फिज़िकली लिहाज से भी कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अगर वो माशरे के अंदर अफरात तफरीत खड़ी कर रही है, डेफिनेटली उसके ऊपर उसको एक आर्टिकल के तहत उसको रोका जाएगा। शेख अपनी सियासी पार्टी कब लॉन्च कर रहे हैं? बहरहाल ये बड़ा एक जुमला रहा है हमेशा से, अभी भी लोग कहते हैं इलेक्शन कब लड़ कि रहे क्या हैं? आप अगले सियासत आने में वाले हैं? इलेक्शन में कोई ले रहे हैं हिस्सा? देखें, असल में मसला यहाँ पर ये है कि हम अपनी शोहरत को और अपने जो हमारा काम है और जो लोग हमारे साथ शेख जुड़े, मैं इसमें एक जल्दी सवाल है, फिर आपका मैं जवाब चाहूँगा कि माशाल्लाह जो आप मोटिवेशन कर रहे हैं, मोटिवेशन इटसेल्फ इज़ अ न्यूक्लियर, वो एक बहुत बड़ा बॉम्ब है इटसेल्फ, और वो आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों के अंदर पनप रहा है। तो अल्टीमेटली आपने उसको किसी जगह पे तो लैंड करवाना है, तो कहाँ पर लेके जाना चाह रहे हैं, कहाँ पर बैठा रहे हैं देखें, लोगों आप अगर आप मुझसे पूछेंगे सवाल तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो मैं उसका जवाब ये ज़रूर दूंगा कि जवानों के अंदर हो या मिड एज के लोग हों, जितना भी आपने लावा पकाया है तो उसको कहीं ना कहीं फटवाना होता है, उसको एक मंजिल देनी होती है। हमारे मुल्क के अंदर या वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, या वो हुकूमत की तायद में इस्तेमाल होगी एनर्जी, या फिर वो मुल्क छोड़ के गैरों के पास चली जाएगी, या फिर उस एनर्जी ने या उस मोटिवेशन ने जो अपना ब्लूम करना है वो अपने अंदर दब के ख़त्म हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन के लोग आपको फॉलो भी करते हैं, लोग आपको सुनते भी हैं, तो आप ये जो उनमें जो वलवला खड़ा कर रहे हैं और उनको जो जंगों पे खड़ा किया हुआ और वो अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स में, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहूँगा कि इस जवाब से पहले जो लोग हमारी तकरीरों से निकल पड़े हैं अपने रस्तों पर, 4-5 साल के अंदर मेरे ख्याल से, जैसे खान साहब भी कहते थे ना, मेरी 22 जब उन्होंने काम शुरू किया था तो उस टाइम पर वो छोटे थी उम्र में, जब खान साहब के इलेक्शंस लड़ने का वक्त आया तो तब पाकिस्तान का 65% यूथ था, तो उन्होंने 22 साल अपनी कौम तैयार की और फिर उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए मेहनत की, और उसमें और दूसरे आंसर जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं वो लोग तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं आगे इलेक्शंस में आऊँ या ना आऊँ। पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारे सामीन जो है ना, जो मेरा अपना स्टैटिस्टिक्स है, जो मेरा अपना सोशल मीडिया का जो सेल है जो मुझे बताता है, वो अपनी जगहों पर हैं अभी, वो अपना काम कर रहे हैं। और जब भी ये कौम अपना काम करेगी, मेरे लोग काम करेंगे, वो खुद ही कुछ उसूल सीख जाएंगे, तब उनसे बात की जाएगी। अभी मैं जो भी बात करूँगा ना वो उन्हें पुट ऑफ कर देगी। तो दूसरी बात ये, जमी तर मफाद के अंदर हमेशा हुकूमतें जो होती हैं वो जज्बातों से नहीं गिराई जाती, या उनके ख़िलाफ़ जज्बाती बात नहीं करते। पॉइंट ये है कि ये छत जिस दिन नहीं होगी ना, उस दिन हमें और एहसास होगा कि इसके कितने फ़वाइद हैं। तो हमने कभी भी लोगों की आग को गर्म इसलिए नहीं किया कि वो बागी बने और वो निज़ाम तोड़ें और वो आग लगा दें, विफाक और सूबे और ज़िले और तहसीलों के अंदर खून रेज़ी शुरू कर दें, एक तासुब और नफ़रत का मैदान गर्म कर दें। हम तो इस मनफियत के अंदर से उस मुस्बत आले को लेके आएंगे जिसके तहत मैं आपको कबूल करने के काबिल हूँ शेख।
आप मुझे उबैद भाई कबूल करने के काबिल हो। तो पहले कौम वहाँ पहुँचे तो ठीक है। जहाँ तक मेरे इलेक्शंस की बात आती है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी पार्टी हमें कह रही है कि आपको आना चाहिए आगे, और एक बहुत बड़े लोग मुझे ये कह रहे हैं कि शेख आप इसी तरीके से खिदमत करते रहें कौम की, और आपका काम जो लीडर्स तैयार करने का था वो ठीक है। मेरे ख्याल से मैं इसको अभी तो बहुत वेटेज देता हूँ कि मेरा काम प्राइवेट और पब्लिक लेवल्स पे लीडरशिप्स को एक्सीलेंस तक लेके जाना है। मेरा काम खुद उस तरह से लीडर बन के इमर्ज होना नहीं है। मैं लीडरशिप के तहत चाहता हूँ कि आप कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन रैयती के तहत आप अपने घर में, वो अपने महल में, वो अपनी कंपनी में, वो अपनी जंगों पे, वो अपनी सरहदों पे अपनी अपनी क़यादतों का फ़र्ज़ अपनाएं, और आखिरी में जो लोग नहीं करते इन क़यादतों को इंटीग्रेट करा दें। छोटी छोटी सल्तनतें मिलकर एक बड़ी सल्तनत बनती हैं। जब यहाँ छोटी छोटी सल्तनत बन के कहती है ना कि मैं बड़ी सल्तनत हूँ, असल फसाद तब शुरू होता है। इसलिए मैं अपनी सारी काम को, अपनी सारी मेहनत को और अपनी सारी सल्तनत को पाकिस्तान को और उम्मत को डेडिकेट भी करूँगा और उसे उसके साथ कॉन्स्टिट्यूट ही कराऊँगा। मेरी इतनी मेहनत का फ़ायदा अगर मैंने ही खा जाना है सारा बैठ के, तो ये तो नफ्स परस्ती हुई मेरे ख्याल से। इसका मतलब है मैं तो अपने आप को बनाने में लगा हुआ था। शेख लास्ट क्वेश्चन, हमारा टाइम भी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। नहीं कोई मसला नहीं। आपकी लाइफ का व्हाट यू थिंक सबसे बड़ा फेलियर क्या है? क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो अपनी लाइफ के सक्सेसफुल जो साइड है वो ही बताते हैं, फेलियर्स नहीं बताते। मैं सर पूरी किताब हूँ फेलियर्स की, एंड आज भी मैं बहुत जगहों पे मेरे बहुत फेलियर्स हैं। मैं अनगिनत शिकस्त है मेरी ज़िंदगी में, और मैं तो कहता ही नहीं हूँ ये कभी भी कि मैं ये कहता हूँ जीत तेरी तुम्हारी होगी, लेकिन असल ग्रूमिंग हुई ही मेरी तब है जब मैंने हारना सीखा। जब तक मैं एक डिनाइल के फेज़ में था ना, तब तक मेरी शख्सियत के अंदर वो सब्सटेंस भी नहीं आया हुआ था। गम दुख तो हर किसी का होता है। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत फेलियर्स रहे हैं और आज भी हैं, और इन तहरीकों के शुरू में भी थे, इन कामों के शुरू में भी रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि मतलब बड़ी मुश्किल होती है किसी इंसान को आप लाएं, उसका तज़किया करें, फिर उसको कुछ अरसा उसमें ग्राइंड करते हैं, फिर वो युज़क्कीहिम से जब युअल्लिमुहुमुल किताबा में आता है और हम उसको प्रिंसिपल लाइफ में डालते हैं और उसे शरीयत के कानून में डालें या उसे दुनियावी प्रिंसिपल में डालें, वो बॉल छोड़ के, गेम छोड़ के भाग जाता है। इतना फेलियर हमने, रिटेंशन का इशू तो कंपनीज़ का भी है, रिटेंशन का इशूज़ जमातों का भी है, रिटेंशन का इशूज़ मदारिस का भी है। कितना बच्चा आता है टैलेंटेड बच्चा, मगर वो कंटेन। तो बड़े फेलियर्स में एक बड़ा फेलियर्स है कि हमने बहुत टैलेंट्स को, मैं जिनको समझता था अपने वक्त के बड़े टैलेंटेड लोग थे, जो मेरे टैलेंटेड शागिर्द भी रहे हैं, और मैंने बहुत जगहों पे हलकों में जो पढ़ाया है मैंने बड़े पोटेंशल्स को उस एहसान के दर्जे तक, उस तकमील और तजमील और तासीन तक पहुंचते हुए नहीं देखा। दूसरा है ये चलता ही नहीं था। आज जाके हमारे सफ़ा के कोर्स से अल्लाह ताला ने हमें माशाल्लाह से इतनी तरक्की दी है, 700-800 लोग हमसे पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनली पढ़ रहे हैं। और अब ये मेरी बड़ी सक्सेस अब ये आके हुई है कि ये पेड फ़ीस, मैं चाहता था कि अगर आलिम का कोर्स हो तो उसकी लोग फ़ीस पे करें, इसलिए नहीं कि मैं खाना चाहता हूँ, इसलिए कि उसका एक ब्रांड बने, उसकी सैंक्टिटी बने। आखिरी जब बस इसको मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपका भी वक्त कीमती है, इसके लोग लाइन में लगे, लोग इसका एप्टीट्यूड टेस्ट दें, और लोगों को इसमें से हम अपने स्टैंडर्ड पे ना तो हम कहेंगे जी, लेकिन यहाँ पर तो आपके मदरसे का इल्म पढ़ने के लिए जितना भी कोई हो, कुछ भी हो, आके जी पढ़ने आते हैं। तो आज लेकिन इसके लिए 9 साल मेरा फेलियर रहा है कि ये मोनेटाइज नहीं मैं कर पाया। इतने साल इसको कहाँ कहाँ नहीं जाके पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं। और आज अल्लाह के करम से 800 एप्लीकेशंस हमारे पिछले सेमेस्टर में थी। सो बड़ा फेलियर है। कितनी ये हमारा मेरा एक यूथ विंग होता था, वो फेल हो गया। कितनी वीडियोस मतलब 85 की तादाद के अंदर नहीं वायरल हुई। ये तो कहीं जीत का सफ़र को कहीं हिट लग गया। तो मैनी फेलियर्स इन लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। शेख, वेरी लास्ट क्वेश्चन, हाउ यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? आलिम, मोटिवेशनल स्पीकर, मुफक्किर, इनकलाबी, रेबल, व्हाट? बाकी जो आपने कह दिए, मैं देखें बगावत भी सब्जेक्टिव है। बाकी आई राइट नाउ इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, तो मैं देखें आलिम तो बड़े लोग होते हैं, वो तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, एक जगह से पढ़ के लिख के फ़ारिग हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप आलिम बन जाते हैं।
इल्म एक कंसिस्टेंसी का नाम है, दर्स व तदरीस के साथ जुड़ने का नाम है, तहकीक के साथ नाम है। मैं तालिब इल्म ही कहूँगा अपने आप को हर फील्ड। लोगों ने आपको मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया हुआ है। वो ठीक है, वो अपने अलकाब दें ना दें, लेकिन बहरहाल आप खुद को भी अपने आप को आप समझते हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर की लाइन में हैं या मोटिवेशन इंडस्ट्री का नहीं, हिस्सा मैं समझते हैं? अपने आप को सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहता। मैं मदरसे की ही प्रोडक्ट हूँ और मेरा रिसर्च के साथ ही ताल्लुक़ है। आप मुझे मुहक्किक कह सकते हैं कि मैं तहकीक के मैदान में हूँ। शेख अनदर वेरी लास्ट क्वेश्चन, कौन सी चीज़ आपको बहुत खुश करती है, खुशी से मिलती है? वीडियो वायरल होने से ज़्यादा खुशी मिल जाती है या इदारे में एडमिशन ज़्यादा आ गए? देखें, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी बहुत से लोगों को खुश करती है, इदारे में लोग आते हैं बहुत खुश होती हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये करती है कि मैंने जिस तरह की लाइफ गुजारी और जिस तरह के चैलेंजेस अल्लाह ने दिए मुझे और जिस तरह की काटी, मैं कोई कामिल इंसान तो नहीं है, लेकिन मेरा अपना कोई, जब मेरी किसी ज़िंदगी की कामयाबी को या किसी सल्तनत को जो मैंने बनाई या की, उसको जब वो लेता है, ऑप्ट करता है उस रास्ते पे चलने पे, मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी राह को अपनाने की कोशिश करता है मेरा ही अपना कोई शागिर्द। दैट इज़ समथिंग आई रियली एडमायर, क्योंकि मैंने आज तक अपनी कहानी नहीं सुनाई लोगों को। तो मेरा सफ़र किन तकलीफ़ों का था वो यूनिक एक लिहाज से होगा, एक लिहाज से सारे बड़े लोग जो सिस्टम में बैठे हैं सब तकलीफ़ों से गुजरे हैं। आपका ये सेटअप है भी आसानी से नहीं बना होगा, लेकिन मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा खुश करती है कि मेरे रास्ते को कोई चुने और मेरा करीबी जब उस पर कोई चलता है। मुझे सबसे बड़ा दर्द और गम? सबसे बड़ा दर्द और गम वैसे तो ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है मेरे लिए। बहरहाल मैं राज़ी हूँ अल्लाह ताला की हर चीज़ के ऊपर। रज़ीना किस्मत अल जब्बार। हाँ, मुझे अल्लाह की हर चीज़ के ऊपर मैं रज़ामंद रहूँ। मैं अपने गम दुनिया में शायद बयान ना कर सकूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि मैं जो हूँ वो शायद इंसान हूँ, कुल्लु बनी आदम खत्ता। इस पूरी एवोल्यूशन के प्रोसेस में, इस पूरी चेंज के प्रोसेस के अंदर शायद मैं कुछ लोगों को नाराज़ कर गया हूँगा, शायद मैं कुछ लोगों को नाला कर गया। ज़िंदगी अगर मुझे मौका दे तो मैं उनसे माज़रत, या अगर मुझसे किसी का दिल टूटा हो तो मैं ज़रूर उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन मेरा मकसद बहुत बड़ा था, मेरी नीयत साफ़ थी। मुझे अगर तरीक़ेकार नहीं भी आता था तो मैं चाहूँगा कि कभी बैठ के जो है मैं चाहूँ जो लोग कभी मुझसे नाराज़ हुए कि मैं उनको राज़ी कर सकूँ। बहुत शुक्रिया शेख साहब। मुझे लग रहा है कि जैसा हमारा शो रहा है कि पब्लिक की डिमांड बहुत आने वाली है और हम आपको दोबारा इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपना खुसूसी वक्त इनायत फरमाया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इट्स योर होस्ट उबैद रहमान शफीक साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।